अध्याय 2521 बख्तरबंद जानवर। हान सेन अभी भी वान एयर से कुछ बातें पूछना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो फिर से सो गई हो। वो थकी हुई लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी अभी भी झलक रही थी। वो हान सेन की छाती से लिपटी हुई एक छोटी सी गेंद की तरह सिमटी हुई थी। वो एक बेबस बिल्ली के बच्चे जैसी थी। हान सेन ने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह शायद बहुत गहरी नींद में सो रही होगी। हान सेन वान एयर को पकड़े रहा। उसने उसे बिस्तर पर नहीं लिटाया। अगर हान सेन उसे कहीं लिटा देता और फिर उससे बहुत दूर चला जाता, तो वह फिर से अपने सुनहरे बालों वाली अवस्था में आ जाती। अगर ऐसा होता, तो उसके शरीर को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचता। हान सेन ने ऐसा करने में संकोच किया, लेकिन उसने उसे वापस डेस्टिनी स्टोवर में रख दिया। अब वह वहां आराम से सो सकती थी। मुझे उसके जागने तक इंतजार करना होगा, तभी मैं उससे दोबारा सवाल कर पाऊंगा। अब हान सेन के पास गोल्ड रोबोट जनरल बीस्ट सोल की जांच करने के लिए कुछ समय था। देवताकृत स्वर्ण रोबोट सामान्य पशु आत्मा कवच प्रकार। हान सेन ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह जानता था कि यह कवच प्रकार की पशु आत्मा अन्य कवच प्रकार की पशु आत्माओं से अलग होगी। हान सेन ने गोल्ड रोबोट जनरल को बुलाया, यह देखने के लिए कि यह किस प्रकार की पशु आत्मा थी। गोल्ड रोबोट जनरल बीस्ट सोल तुरंत हान सेन के सामने हवा में उड़ गया और उसका दिल उछल पड़ा। वह हान सेन के ठीक सामने तैर रहा था। उसका शरीर सुनहरा था और उसके हाथ में एक सोने की तलवार थी, ठीक वैसे ही जैसे उसके पास जिंदा रहते हुए थी। लाल रंग का लबादा आकर्षक था, लेकिन उस जानवर की आत्मा में एक छायादार तत्व था। वह ठोस नहीं थी और असली भी नहीं लग रही थी। लेकिन जैसे ही एक पल बीता, गोल्ड रोबोट जनरल की राक्षसी आत्मा तेजी से ठोस हो गई। ऐसा लगा जैसे गोल्ड रोबोट जनरल को फिर से जिंदा कर दिया गया हो। वह बिना हिले डुले हान सेन के सामने तैरने लगा। हान सेन अभी भी सदमे में था, तभी गोल्ड रोबोट जनरल का सुनहरा शरीर अचानक बिखर गया। वह धातु के टुकड़ों में बदल गया और सीधे हान सेन की ओर उड़ गया। वह हान सेन के चारों ओर फिर से इकट्ठा होने लगा, उसे अपने भीतर समेट लिया। जल्द ही उसने उसके चारों ओर गोल्ड आर्मर जनरल का रूप धारण कर लिया। हान सेन अब गोल्ड रोबोट जनरल के अंदर था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके विचार मशीन के विचारों के साथ सहजीवी हो। अजीब बात है, उसे ऐसा लग रहा था जैसे अब वह एक दूसरे शरीर को नियंत्रित कर सकता है। हान सेन को तुरंत समझ आ गया कि गोल्ड आर्मर जनरल क्या कह रहा है। इस खुलासे पर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। यह एलायंस के किसी वॉरफ्रेम जैसा है, लेकिन इस मशीन के नियंत्रण पहले के वॉरफ्रेम से कहीं ज्यादा परिष्कृत है। पायलट इसे चलाने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, और मैं ही हूं जो अब गोल्ड रोबोट जनरल को नियंत्रित कर रहा हूं। मेरे पास अब गोल्ड रोबोट जनरल की आक्रमण शक्ति है, लेकिन फिर भी यह आकार बदलने वाली जानवरों की आत्माओं से अलग है। जब तक मैं गोल्ड रोबोट जनरल को नियंत्रित कर रहा हूं, मैं केवल उसकी शक्ति का ही उपयोग कर सकता हूं। मैं इस शरीर के माध्यम से अपनी शक्ति नहीं भेज सकता। लेकिन गोल्ड रोबोट जनरल की शक्ति ने उसे लगभग देवता बना दिया। हान सेन को अपनी शक्ति का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ा। मुझे आश्चर्य है कि क्या गोल्ड रोबोट जनरल का इस्तेमाल कोर एरिया में किया जा सकता है। अगर ऐसा हो गया, तो मैं अकल्पनीय रूप से अमीर हो जाऊंगा। मैं कोर एरिया में किसी भी चीज को मिटा सकता हूं। हान सेन इस संभावना से बहुत उत्साहित था। वह इसे आजमाने के लिए कोर एरिया जाने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। इस बार हान सेन ने अपने डोंगशुआन सूत्र के कोगवील का इस्तेमाल मुख्य क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए नहीं किया। जहां से वह आखिरी बार निकला था, वहां जरूर बहुत से लोग इंतजार कर रहे होंगे। उसके लिए वहां दोबारा आना मुश्किल होगा। इसलिए हान सेन ने अपने जेटस्किन के सेल्फ कॉगवील का इस्तेमाल कोर एरिया में प्रवेश करने के लिए किया। जेटस्किन की शक्ति से वह कोर एरिया के अंदर कहीं और प्रकट हुआ। हान सेन को एक शांत जगह मिली जहां कोई नहीं था, और फिर उसने जल्दी से गोल्ड रोबोट जनरल को बुलाया। उसने पाया कि वह उसका इस्तेमाल कर सकता है। उस क्षेत्र में जानवरों की आत्माओं पर कोई पाबंदी नहीं थी, जिसका मतलब था कि गोल्ड रोबोट जनरल ही एकमात्र जानवर आत्मा नहीं थी जिसका वह इस्तेमाल कर सकता था। यहां तक कि मोर राजा के वस्त्र भी उस मुख्य क्षेत्र में पहने जा सकते थे। हाँ हाँ, भगवान मेरे साथ है। आखिरकार मेरे चमकने का समय आ ही गया। बाहरी दुनिया में उन पुराने देवता तुल्य कुलीनों से लड़ना मुश्किल होगा, लेकिन मुख्य क्षेत्र में सफाई करना एक अच्छा काम होगा। हान सेन अपनी उत्तेजना को थोड़ा कम करने के लिए आसमान की ओर चिल्लाना चाहता था। हालांकि हान सेन ने तुरंत जेनोजेनिक्स को मारने की योजना नहीं बनाई। कोर क्षेत्र अनंत तक सभी दिशाओं में फैला हुआ था, और वह उस जगह से ज्यादा परिचित नहीं था।
उसे ये भी नहीं पता था कि वहां देवताकृत जेनोजेनिक्स कहाँ मिलेंगे। इसके अलावा उसके पास इस्तेमाल करने के लिए पहले से ही 1000 किंग जेनोजेनिक जीन थे। वैसे भी इतने कम समय में उसे खाने के लिए ये बहुत ज्यादा थे। वह रोजाना सिर्फ 2 या 3 किंग जेनोजेनिक जीन ही खा सकता था। और यह सिर्फ इसलिए संभव था क्योंकि वह कंज्यूम का इस्तेमाल कर सकता था। 1000 जेनोजेनिक जीन को प्रोसेस करने में काफी समय लगता। मुझे आश्चर्य है कि क्या कोई और जीनो आर्ट है जो मुझे किंग जेनोजेनिक जीन्स को तेजी से पचाने में मदद कर सके, हान सेन ने मन ही मन सोचा। हालांकि उसके पास कोई जवाब नहीं था। हो सकता है हजार खजानों को इस बारे में कुछ पता हो। मुझे फैंग किंग यू से पूछना चाहिए। हान सेन ने जानवरों की आत्माओं को एक तरफ रख दिया और सफेद वेल के पास लौट आया। वह फैंग किंग यू को अपनी उलझन बताने गया। बेशक उसने यह नहीं कहा कि वह किंग जेनोजेनिक जीन खा रहा है। उसने फैंग किंग यू से पूछा कि क्या कंज्यूम जैसी ही कोई जेनोजेनिक कला है, लेकिन उससे भी बेहतर। फैंग किंग यू ने एक पल सोचा, फिर कहा, भस्म करने वाली चींटियों की भस्म अपनी तरह की सबसे बेहतरीन जीनो कला है। भस्म से बेहतर जीनो कला मिलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक बहुत प्रसिद्ध जीनो कला है जिसका अभ्यास ज्यादातर लोग नहीं कर पाएंगे। वह कौन सी जीनो कला होगी? हान सेन ने जल्दी से पूछा। बड़ा विनाश हुआ, फॉन्ग किंग यू ने कहा। बड़ा विनाश? क्या ये बहुत विनाशकारी जीनो कला नहीं है? हान सेन ने इस जीनो कला के बारे में पहले भी सुना था, और उसने सुना था कि इसमें शक्तिशाली विनाशकारी शक्तियों का इस्तेमाल होता है। यहां तक कि विनाश में भी बहुत कम लोग बड़े विनाश का इस्तेमाल कर सकते थे। बार जैसे कुलीन लोग भी बिग डिस्ट्रॉइड का अभ्यास करने में सक्षम नहीं थे। कहा जाता था कि डाई रॉबर में इसकी खूबी थी, लेकिन हान सेन ने उसे कभी इसका इस्तेमाल करते नहीं देखा था। बिग डिस्ट्रॉइड एक बेहद विनाशकारी जीनो आर्ट है, फैंग किंग यू ने कहा। थाउजेंड ट्रेजर्स एलायंस ने पहले भी बिग डिस्ट्रॉइड पर शोध किया है, और हमने पाया है कि यह एक जीनो आर्ट है जो पदार्थों को तोड़कर उन्हें मूल अवस्था में वापस ला देती है। बिग डिस्ट्रॉइड से प्रभावित होने वाले सभी पदार्थ चकनाचूर हो जाएंगे और अपने सबसे आदिम और व्यवहारिक रूप में वापस आ जाएंगे। अगर आप उन व्यवहारिक परिणामों को खाएंगे तो आपके लिए चीजें पचाना आसान हो सकता है। ये सब कहने के बाद फॉन्ग किंग यू हंसे और बोले, लेकिन मुझे आपको बताना होगा, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इस काम के लिए कंज्यूम से बेहतर कोई जीनो कला है। कंज्यूम अपने जीनो कला के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ है। कुछ ऐसी भी हैं जो एक जैसी हैं, लेकिन मूलतः सभी एक ही हैं। हान सेन ने अपने विकल्पों पर विचार किया और तय किया कि बिग डिस्ट्रॉइड उसके लिए कारगर हो सकता है। उसने फैंग किंग यू से पूछा, मुझे बिग डिस्ट्रॉइड कहाँ मिल सकता है? क्या मैं इसे थाउजेंड ट्रेजर्स अलायंस से खरीद सकता हूँ? ये नष्ट लोगों की एक गुप्त जीनो कला है। इसे सीखने के लिए आपको एक नष्ट व्यक्ति के शरीर की आवश्यकता होगी। हजार खजाने वाले गठबंधन के पास ये कौशल कभी नहीं था, फैंग किंग यू ने सिर हिलाते हुए कहा। लगता है मुझे शुरुआत डिस्ट्रॉइड से करनी पड़ेगी, हान सेन ने सोचा। डियर रॉबर मुझे किसी और देवता बने जेनोजेनिक का शिकार करने के लिए काम पर रखना चाहता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह मदद के बदले बिग डिस्ट्रॉइड के राज बताने को तैयार होगा या नहीं। हान सेन ने डायर रॉबर की तलाश में जाने की योजना नहीं बनाई थी। इससे डायर रॉबर को बहुत ज्यादा फायदा हो जाता। इसके बजाय हान सेन ने कोर एरिया में लौटने से पहले कुछ दिन इंतजार करने की योजना बनाई। इस तरह डायर रॉबर उसके पास पहुंच ही जाती। वान एयर पिछले कुछ दिनों से लगातार सो रही थी, फिर भी उसके जल्दी जागने का कोई आसार नहीं दिख रहा था। इससे हान सेन थोड़ा उदास हो गया। सफेद वेल हमेशा की तरह वही कर रही थी। जिस आयाम में वे बंद थे, उससे बाहर निकलने का उनके पास अभी भी कोई रास्ता नहीं था, और सफेद बाघ का कीड़ा अभी भी उनके पास आने से डर रहा था। फिर भी जब भी सांपों का झुंड द्वीप के पास आता, तो वह उन्हें भगाने की पूरी कोशिश करता। सबके सिर पर अभी भी एक मशरूम था। हालांकि मशरूम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। हर बार जब हान सेन कोर एरिया से वापस आता, तो उसके सिर पर एक नया मशरूम उगाता। हर बार कोर एरिया में जाने से पहले वह अपने मूल जल राजा शरीर की शक्ति का इस्तेमाल करके उसे हटा देता और मशरूम से अलग हो जाता। बाओ एयर ने एक्सट्रीम किंग के शूरवीरों को जहाज पर डेकहैंड वगैरह के तौर पर काम करने के लिए छोड़ दिया। उन्होंने अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि ऐसा करना व्यर्थ होता। अगर उन्हें अपनी स्थिति का अंदाजा भी होता तो भी वे सफेद वेल की सुरक्षा छोड़ने की हिम्मत नहीं करते। बाओ एयर के पास उसके नए खिलौने थे, इसलिए अब उसे बोरियत नहीं होती थी। वह अपनी बड़ी गाजर, जिसे वह जिनसेन कहती थी, साथ लेकर चलती थी, और उसके पास एक्सट्रीम किंग शूरवीरों का एक समूह था जिन्हें वह बेधड़क आदेश दे सकती थी।
राजाओं और यहाँ तक कि अर्ध देवताओं पर भी ऐसे हुक्म चलाया जा रहा था जैसे वे नौसिखिए हों। डेक पर काम करने वाले लोग हान सेन या उस छोटी लाल चिड़िया से भी ज्यादा छोटी कैप्टन बाओ एर्थ से डरने लगे थे। जब भी उसका नाम लिया जाता, जहाज के लोग कांप उठते। हान सेन के राजा वर्ग के जीनों की संख्या 100 तक पहुंच गई। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने डोंगशुआन क्षेत्र को चौथे स्तर तक बढ़ा दिया। अब जब उसके पास पर्याप्त राजा वर्ग के अज्ञात जीन थे, तो हान सेन ने सबसे पहले अपने डोंगशुआन क्षेत्र को अधिकतम करने की योजना बनाई। चूंकि रक्त नाड़ी सूत्र और मंत्र युद्ध में बहुत कम उपयोगी थे, इसलिए वह केवल जेडस्किन और डोंगक्सुआन सूत्र में से ही चुन सकता था। डोंगक्सुआन सूत्र को जेडस्किन की तुलना में सुधारना कठिन था, और इसके लिए उसके आत्मा कोगविल से अधिक शक्ति की आवश्यकता थी। हालांकि उस जीनो कला के क्षेत्र को मजबूत करना अल्पावधि में अधिक उपयोगी साबित होगा। जब भी वह किसी क्षेत्र में आगे बढ़ता, उसकी फिटनेस और उसके क्षेत्र की शक्ति में काफी वृद्धि हो जाती। फिर भी हान सेन को कोई बदलाव नजर नहीं आया। यह उस प्रक्रिया के बारे में बताई गई बातों से मेल खाता था। उसे बदलाव तभी महसूस होंगे जब वह अर्धदेवी बन जाएगा और उसके 9 स्तर एक में समाहित हो जाएंगे। उस स्तर तक पहुंचना मानो उसके क्षेत्र के सभी 9 स्तरों का एक में मिल जाना होगा। उससे भी ज्यादा शक्तिशाली। कोर एरिया में लौटने का समय लगभग हो गया था। अब तक दिया रॉबर को उससे मिलने की जल्दी में होना चाहिए था। हान सेन ने डोंगशुआन सूत्र के सेल्फ कॉगविल का इस्तेमाल करके कोर एरिया का दरवाजा खोला। हान सेन ने सोचा कि गोल्ड आर्मर जनरल से लड़ने के बाद कई और राजा उसकी तलाश में आएंगे। डाय रॉबर शायद उनमें से एक होगा। फिर भी जब हान सेन ने कोर एरिया में प्रवेश किया, तो उसे एक भी राजा दिखाई नहीं दिया। वह हजारों मील तक उड़ता रहा, फिर भी उसे कोर एरिया में डायर रॉबर की न तो खाल मिली और न ही उसका बाल। अजीब है, कोई मुझे क्यों नहीं ढूंढ रहा? ये सामान्य नहीं है। क्या मैं बहुत महंगा हूं और मेरी ऊंची कीमतों ने लोगों को डरा दिया है? हान सेन ने उलझन में इधर उधर देखा। उसका प्रदर्शन इतना शानदार था, दूसरे लोग उसकी ओर ध्यान क्यों नहीं देते और उसे क्यों नहीं चाहते? हालांकि हान सेन अपने आसपास के वीरान विस्तारों से उदास था, फिर भी उसे कुछ और जेनोजेनिक्स को मारना था। वह कोर क्षेत्र के जेनोजेनिक्स से परिचित नहीं था, और कुछ देर सोचने के बाद उसने कांसे की भट्टी को बुलाने की योजना बनाई। उसे कोर जेनोजेनिक्स से परिचित होना चाहिए था, इसलिए अगर वह उसे आबादी वाले इलाकों में ले जाए तो उसका काम आसान हो जाएगा। यह अकेले बेमतलब भटकने से बेहतर होगा। हान सेन जब कांसे की भट्टी के गृह पर लौटा, तो उसे आखिरकार कांसे की भट्टी मिल ही गई। हालांकि उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। आकाश की एक पीले वस्त्रधारी स्त्री उसे पीट रही थी। वह उससे भागने की कोशिश कर रही थी, और उसकी हालत बहुत खराब थी। ये छोटा सा लड़का वाकई बदकिस्मत है। मैंने इसे एक बार पीटा था, और अब यह एक औरत से पिट रहा है, हान सेन ने हल्की मुस्कान के साथ सोचा। हान सेन को देखते ही कांसे की भट्टी उसकी ओर दौड़ी और लगातार रोती रही। वह हान सेन की पीठ के पीछे छिप गई। पीले कपड़े वाली महिला हान सेन के सामने उड़ी, उसे देखा और कहा, क्या तुम मेरा शिकार चुराने जा रहे हो? लेडी, आप गलत समझ रही हैं। मैं ऐसा नहीं करना चाहता। हान सेन ने पीले कपड़ों वाली महिला की ओर देखा और फिर कहा, यह भट्टी मेरा पालतू है। कृपया अपने दिल में हिम्मत जुटाए और इसे मेरे लिए जीने दीजिए। यह मूल विदेशी जीन आपकी दयालुता का उपहार होगा। उसके बाद हान सेन ने पीले कपड़े वाली महिला के लिए एक कोर क्रिस्टल निकाला। हान सेन ने कभी स्काई पैलेस में पढ़ाई की थी, और वह भागते हुए भी उनकी सुरक्षा की योजना बना रहा था। वह पीले वस्त्र वाली महिला स्काई पैलेस में से एक थी, इसलिए वह उसे दुश्मन नहीं बनाना चाहता था। पीले कपड़ों वाली महिला ने हान सेन से कोर जेनोजेनिक जीन स्वीकार नहीं किया। उसने बस उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे खजाना बनाने के लिए इस कोर भट्टी की सामग्री चाहिए। कोई भी दूसरा जेनोजेनिक जीन इसकी जगह नहीं ले सकता। लेडी, क्या आपको सचमुच इसे मारना होगा? क्या कोई और रास्ता नहीं है? हान सेन ने धैर्यपूर्वक पूछा। पीले कपड़े वाली महिला ने कहा, एक और तरीका है, लेकिन ये कष्टप्रद होगा। वाह, कोई और रास्ता है तो हम तैयार हैं। बस मुझे बता दो कि वो क्या है, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगा। हान सेन हंसा। पीले वस्त्र वाली महिला ने कांसे की भट्टी की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम मेरी मदद नहीं कर रहे हो। तुम बस उसकी जान बचा रहे हो। ठीक है, मैं गलत था। ऐसे में मुझे बताओ कि इसकी जान बचाने के लिए क्या करना होगा। हान सेन अब भी उसे वही बेफिक्री भरी मुस्कान दे रहा था। तुम बुरे इंसान नहीं लगते।
अगर तुम मेरे साथ मिलकर एक कोर कांसे का तिपाई ढूंढ सको तो मैं कांसे की भट्टी छोड़ दूंगी, पीले कपड़े वाली औरत ने कहा। कोई बात नहीं। क्या तुम्हें पता है कि कोर ब्रॉन्ज ट्राइपॉड कहाँ मिलेगा? हान सेन ने पूछा। पीले कपड़ों वाली महिला ने हान सेन की ओर देखा और कहा, कोर कांस्य तिपाई ढूंढना मुश्किल नहीं है, लेकिन वे अर्ध देवीकृत विदेशी जीव हैं। क्या तुम उनमें से किसी को मार सकते हो? वहां जाकर अपनी जान मत ले लेना। मैं अपनी ताकत को ज्यादा नहीं समझता, लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक कोर ब्रॉन्ज ट्राइपॉड को भी तोड़ सकता हूँ। इसके अलावा तुम मेरी मदद भी करोगे, है ना? हान सेन ने पूछा। ऐसी स्थिति में चलो चलें। पीले कपड़े वाली महिला ने ऐसा कहा और फिर दूसरी दिशा में उड़ गई। मेरी महिला, क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? हान सेन ने कांसे की भट्टी को अपने पीछे आने का इशारा किया और उस महिला के पीछे चल पड़ा। कांसे की भट्टी उससे बहुत डरी हुई थी और उसके पास रुकने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वह बस हान सेन के पीछे छिप गई। पीले कपड़े वाली महिला ने कहा, मुझे भी आपका नाम नहीं पता। मेरा नाम डॉलर है, हान सेन ने उससे कहा। पीले कपड़े वाली महिला ने कहा, ये नाम नहीं लगता। ये तो किसी उपाधि जैसा लगता है। सभी नाम तो बस उपाधियां हैं, है ना? हान सेन ने कहा। ऐसे में आप मुझे बस पीले कपड़े वाली कह सकते हैं। वैसे भी ये सिर्फ एक उपाधि है, पीले कपड़े वाली महिला ने कहा। लेडी क्लॉथ्स, क्या तुम स्काई पैलेस में छात्रा हो? हान सेन ने उसे अपना असली नाम नहीं बताया। नाम के आधार पर बात करने की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए उसने एक ऐसा नाम चुना जो उच्चारण में आसान हो। पीले कपड़े वाली महिला मुस्कुराए और बोली, क्या? मैंने तुम्हारा नाम पहले कभी नहीं सुना और तुम मेरे बारे में पूछ रहे हो? हान सेन ने सोचा कि उस महिला का स्वभाव अजीब है और उसके साथ रहना मुश्किल होगा। येलो क्लॉथ्स ने आगे कहा, जिस मुख्य कांस्य तिपाई की हम तलाश कर रहे हैं, वह अलग है। सामान्य अर्ध देवी इसे हरा नहीं सकते। तुम पलक झपकते ही मर सकते हो। मुझे देखने दो कि तुम किस तरह की जीनोकला और किस क्षेत्र में माहिर हो। मैं नहीं चाहता कि तुम मर जाओ और इसका दोष मुझ पर मढ़ो। हान सेन ने 1 मिनट तक उसे देखा। वह बिगड़ी हुई और थोड़ी पागल थी, लेकिन वह उसकी बात नहीं मानना चाहता था। फिर भी वह पागल नहीं था। वह सहजता से हंसा और बोला, मैंने हर तरह की अलग अलग जेनो कलाएं सीखी हैं। मैं उनमें माहिर नहीं हूं, लेकिन मेरे पास हर एक का इस्तेमाल करने का पर्याप्त हुनर है। पर्याप्त शब्द का अर्थ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने ये जेनो कलाएं पर्याप्त रूप से सीख ली है? येलो क्लॉथ्स ने गंभीरता से पूछा। उसका चेहरा गंभीर था। शायद ऐसा ही है। हान सेन को समझ नहीं आ रहा था कि येलो क्लॉथ्स को क्या हो गया है। वह ऐसे बात कर रही थी जैसे दोनों में होड़ लगी हो और उन्हें पता लगाना हो कि दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है। ठीक है, ऐसे में मैं तुम्हारी तलवार चलाने की सबसे बुनियादी कला की परीक्षा लूंगा। क्या तुम लिसनिंग स्वॉर्ड जानते हो? येलो क्लॉथ्स ने ठंडे स्वर में पूछा। सुनने वाली तलवार क्या है? हान सेन ने इस कौशल के बारे में कभी नहीं सुना था। येलो क्लॉथ्स ने हान सेन की अज्ञानता पर हंसा नहीं। उसने बस समझाया, तलवार एक इंसान की तरह होती है। इंसान एक आवाज की तरह होता है। हम किसी इंसान को देख सकते हैं, लेकिन जब तक हम उससे बात नहीं करते, तब तक वह सच्चा दोस्त नहीं बन सकता। बातचीत के लिए बस आवाज की जरूरत होती है। इस तरह हम किसी इंसान के रूप रंग से उसकी असली पहचान नहीं जान पाते। तलवारें भी ऐसी ही होती हैं। अगर आप सिर्फ उसका रूप रंग देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे कि तलवार के अंदर क्या है। तलवार की धार को सही तरह से समझने के लिए आपको उसकी आवाज सुननी होगी। तभी आप उसे समझ पाएंगे। हान सेन ने पहली बार इसके बारे में सुना था। उसे यह बहुत दिलचस्प बात लगी, इसलिए उसने पूछा, लोग बोलते हैं, लेकिन तलवारें नहीं। तलवार की आवाज कैसे सुनी जा सकती है? वाद्ययंत्रों की ध्वनियां कोई भाषा नहीं होती, तो लोग संगीत सुनकर भी कैसे समझ सकते हैं कि वह किन भावनाओं को व्यक्त करता है और उसका क्या अर्थ है? हालांकि तलवार बोलती नहीं है, लेकिन जब आप तलवार से ध्वनि निकालते हैं, तो आप तलवार की आवाज सुन रहे होते हैं। अगर आप तलवार को अच्छी तरह जानते हैं, तो भले ही आप उसे देख न पाएं, आप उसकी ध्वनि से जान सकते हैं कि वह तलवार कौन सी है, येलो क्लॉथ्स ने कहा। हान सेन को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने येलो क्लॉथ्स की तरफ देखा और कहा, इसका मतलब है कि मैं तलवार निकालकर उसे बेतरतीब ढंग से घुमा सकता हूं, और इससे लेडी क्लॉथ्स को पता चल जाएगा कि मैं कौन सी तलवार चला रहा हूं। जरूर, येलो क्लॉथ्स ने जवाब दिया। उसने पूरे यकीन के साथ जवाब दिया। बहुत बढ़िया। मेरे पास एक तलवार है और मैं चाहता हूं कि तुम मेरी तलवार का अनावरण करो, हान सेन ने कहा।
जरूर। येलो क्लॉथ्स ने मुड़कर आंखें बंद कर ली। उसने हान सेन से कहा, तुम मेरे लिए अपनी तलवार घुमा सकते हो। हान सेन का दिल धड़क उठा। उसने अपनी देह का इस्तेमाल करके उसकी नजरों को रोकने की कोशिश की, ताकि कहीं वो झांक न ले, और अपनी जहरीली छतरी मशरूम जैसी राक्षसी आत्मा बाहर निकाल दी। जहरीला छाता मशरूम एक हथियार था, जानवर की आत्मा, लेकिन तलवार नहीं। यह एक छाता था। मोड़ने पर यह 3 फीट लंबा होता था और तलवार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। हान सेन ने जहरीला छाता पकड़ा और अपनी तलवारबाजी से उसे इधर उधर घुमाया। वह डोंगशुआन क्षेत्र का इस्तेमाल पीले कपड़ों को देखने के लिए करता रहा, कहीं वह छाते को देखने के लिए किसी जेनो आर्ट का इस्तेमाल तो नहीं कर रही थी। हालांकि हान सेन बहुत ज्यादा शक कर रहा था। येलो क्लॉथ्स उसे देखने के लिए किसी भी जेनो आर्ट का इस्तेमाल नहीं कर रही थी। वह बस हान सेन को तलवार लहराते हुए सुन रही थी। हान सेन ने अपनी तलवार सिर्फ 2 बार घुमाई थी कि येलो क्लॉथ्स ने कहा, बस बहुत है। हान सेन ने जहरीला छाता एक तरफ रख दिया। उसने येलो क्लॉथ्स की तरफ देखा और कहा, जरा बताओ मेरी तलवार की आवाज कैसी थी। ये तलवार खराब है, पीले कपड़े ने ठंडे स्वर में कहा। ये बुरा क्यों है? हान सेन ने पूछा। अगर आप छाते को तलवार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको जोर लगाने और साफ करने पर ध्यान देना चाहिए। आपकी तलवारबाजी का हुनर तो बस वार करने तक ही सीमित था, येलो क्लॉथ्स ने संक्षेप में कहा। हान सेन को कोई हैरानी नहीं हुई। किसी वस्तु को उसकी आवाज से पहचानना मुश्किल नहीं था। हान सेन भी ऐसा कर सकता था। कई राजा ऐसा कर सकते थे, इसलिए यह कोई खास बात नहीं थी। येलो क्लॉथ्स को हान सेन की बात समझ आ गई, और उसने कहा, तुम्हारा छाता बहुत कड़वा लग रहा है। अगर मैं सही सुन रही हूं, तो यह शायद एक जहरीला छाता है। इसकी आवाज बहुत शुद्ध और गाढ़ी है। यह शायद किंग क्लास का हथियार है। तुम इसकी आवाजों को इस हद तक पहचान सकते हो। हान सेन चौंक गया। अगर कोई छाते को देखता भी, तो उसे पता ही नहीं चलता कि वह जहरीला है। इसके अलावा, वह जीनो ब्रह्मांड में अकेला व्यक्ति था जिसने जहरीले छाते वाले जानवर की आत्मा का इस्तेमाल किया था। येलो क्लॉथ्स के लिए यह जानना नामुमकिन था कि वह क्या है। उसे कैसे पता चला कि वह जहरीला छाता जहरीला है? हान सेन ये सुनकर उलझन में पड़ गया। हर चीज के होने का अपना कारण होता है। मैं तलवारों की आवाज सुन सकता हूं, और छातों की आवाज भी। एक हुनर 1000 हुनर के बराबर हो सकता है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो मेरी समझ से बच न सके। येलो क्लॉथ्स ने सहजता से कहा, मानो यह एक सार्वभौमिक सत्य हो। हालांकि येलो क्लॉथ्स की बात थोड़ी ज्यादा ही शेखी बघारने वाली लग रही थी। कोई भी उच्च जाति का अल्फा भी ये दावा नहीं कर सकता कि उसे सब कुछ पता है। येलो क्लॉथ्स ने यह बात यूं ही कह दी थी, मानो कोई बड़ी बात ही ना हो। हान सेन सोच रहा था, अगर यह औरत सिर्फ राजा वर्ग की होने के बावजूद इतनी घमंडी है, तो जरूर आकाश के लिए कोई खास होगी। जब मैं आकाश महल में था, तब मैंने उसे क्यों नहीं देखा? येलो क्लॉथ समझ सकती थी कि हान सेन क्या सोच रहा था, इसलिए उसने अपने बाल ठीक किए और उससे कहा, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है, तो तुम एक जीनो आर्ट इस्तेमाल कर सकते हो। मैं तुम्हें बिना देखे ही इसके और इसके तत्व के बारे में बता दूंगी। दिलचस्प। मैं ये जादुई सुनने का हुनर देखना चाहता हूँ। हान सेन हंसा। हाँ, कृपया। पीले कपड़े मुस्कुराए। उसने हान सेन के करीब आने और उससे बात करने की बहुत कोशिश की थी, क्योंकि वह उसे और बेहतर तरीके से जानना चाहती थी। लेकिन उसे जानने का सबसे अच्छा तरीका ये देखना था कि वह अपनी जेनो कलाओं का अभ्यास कैसे करता है। आवाजें सुनने का सिद्धांत तो बस एक बहाना था जो येलो क्लॉथ्स ने दिया था, ताकि उसे अपनी असली क्षमता के बारे में न बताना पड़े। येलो क्लॉथ्स ने वेरी हाई के एक गुप्त कौशल का अभ्यास किया था। इसे वेरी हाई सेंस कहते थे, और यह किसी भी चीज को महसूस कर सकता था। बात सिर्फ सुनने की नहीं थी। अगर वह अपनी सातों इंद्रियों को बंद भी कर दे, तो भी वह अपने आसपास की हर चीज को अपने मन में साफ साफ देख सकती थी। उसकी सुनने और महसूस करने की क्षमता कम नहीं होती। हालांकि हान सेन को अपनी बात पर यकीन नहीं हुआ। वह थोड़ा रुका और फिर अपने हाथों को पत्थर में बदल लिया। ये वही पेट्रीफाइड हुनर था जो उसने लेफ्ट क्रेजी से सीखा था। हान सेन सोच रहा था, ये पेट्रीफाइड स्किल कोई आवाज नहीं करती। मुझे नहीं लगता कि वह कुछ सुन पाएगी। उसने बस अपने हाथों को पत्थर बना लिया ताकि उसकी बाहें अभी भी इस्तेमाल की जा सकें। उसने अपनी बाहों से मुट्ठियां घुमाई। फिर उसने येलो क्लॉथ से, जो मुड़ा हुआ था, पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि यह किस तरह की जीनो कला है? येलो क्लॉथ्स ने अपनी अति उच्च इंद्रिय का इस्तेमाल करके हान सेन की हर हरकत को महसूस किया।
उसने मुड़कर नहीं देखा, बल्कि उसे अपने पीछे देखकर कहा, तुम्हारी मुट्ठियां बहुत भारी और बेढंगी लग रही हैं। ये बिल्कुल स्वाभाविक लग रही है। अगर मैं सही सुन रही हूं, तो तुमने पत्थर बनने की कला का इस्तेमाल किया है। और तुम्हारे मुक्के के बारे में, अगर तुम उसे नाम देना चाहो, तो उसे पत्थर बना हुआ मुक्का कहो। हान सेन चौंक गया और उसने आह भरी, लेडी क्लॉथ्स बहुत मजबूत है। पत्थरीकरण कौशल आम नहीं है। आप गुप्त जीनो कलाओं का इस्तेमाल बहुत ही सहजता से करते हैं। अगर मैं किसी एक का नाम गलत बता दूं, तो आपको मेरे साथ कोर ब्रॉन्ज ट्राइपॉड की तलाश में आने की जरूरत नहीं है, येलो क्लॉथ्स ने ठंडे स्वर में कहा। वह हान सेन की जिज्ञासा जगाना चाहती थी ताकि हान सेन उन जीनो कलाओं का इस्तेमाल करे जिनमें वह माहिर था। इस तरह वह पता लगा सकती थी कि हान सेन असल में कौन था। डॉलर और मानव जाति जीनो ब्रह्मांड में एक विचित्रता थी। कोई नहीं जानता था कि वह कहां से था। ऐसे में मैं कोशिश जरूर करूंगा। हान सेन हमेशा जीतने की चाहत में जी रहा था, लेकिन अब उसकी उम्र बीत चुकी थी। उसे येलो क्लॉथ्स का व्यक्तित्व बिल्कुल पसंद नहीं था। अगर उसे उसके साथ कोर ब्रॉन्ज ट्राइपॉड की तलाश न करनी पड़े, तो उसे कोई दिक्कत नहीं थी। मैं जो भी जीनो कला चाहूं, उसका उपयोग कर सकता हूं। हान सेन ने पुष्टि के लिए पूछा। हाँ, आप अपनी इच्छानुसार किसी भी जीनो आर्ट का उपयोग कर सकते हैं, येलो क्लॉथ्स ने पूरी निश्चितता के साथ उत्तर दिया और हान सेन से मुंह मोड़ लिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। ठीक है, मैं अभी शुरू करता हूं। हान सेन मुस्कुराया। कृपया, पीले कपड़े ने कहा। लेकिन बोलने के बाद उसने हान सेन की कोई हरकत नहीं सुनी। कुछ देर तक कुछ न सुनने के बाद येलो क्लॉथ्स को अजीब लगा। फिर उसने हान सेन को ये कहते सुना, ठीक है, अनुमान लगाओ कि मैंने किस तरह की जीनो कला का इस्तेमाल किया, महिला। येलो क्लॉथ्स ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। उसने मुड़कर हान सेन की तरफ देखा और कहा, तुम हिले तक नहीं। मुझे लगता है इसे भी एक जेनो आर्ट माना जा सकता है। उसे पूरा यकीन था कि हान सेन ने कोई हरकत नहीं की थी और न ही उसने जीनो आर्ट का इस्तेमाल किया था। हान सेन मुस्कुराया। मुझे लगता है इस बार तुम्हारा अंदाजा गलत है। हमारे सौदे की शर्तों के मुताबिक मैं अब जा सकता हूं, है ना? मैं कभी गलत नहीं होती। येलो क्लॉथ्स को इस बात का पूरा यकीन था। अति उच्च इंद्रिय सब कुछ भांप सकती थी। वह कुछ देवतातुल्य कुलीनों के धूर्त कौशलों को भी भांप सकती थी। हान सेन तो राजा वर्ग का ही था, इसलिए उसे पूरा विश्वास था कि वह उसकी हर हरकत को भांप लेगी। तुम कहते हो कि तुम गलत नहीं हो सकते, लेकिन तुम मुझे यह नहीं बताओगे कि मैंने कौन सी जीनो कला इस्तेमाल की। तुम बहुत जिद्दी हो रहे हो, हान सेन ने झुंझलाहट में कहा। तुमने जीनो आर्ट का इस्तेमाल नहीं किया और तुम हिले भी नहीं, येलो क्लॉथ्स ने हान सेन की तरफ देखते हुए कहा। उसके स्वर में आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा था। मैंने जरूर हरकत की, और मैंने एक जीनो आर्ट का इस्तेमाल किया। अगर आप अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं कि मैंने क्या इस्तेमाल किया, तो इसमें मेरी कोई समस्या नहीं है। हान सेन ने अपने दोनों हाथ फैला दिए। येलो क्लॉथ्स बिना कुछ बोले हान सेन को देखती रही। थोड़ी देर बाद वह निराश दिखी और बोली, ऐसे में तो तुम जा सकते हो। मैं हार गई। सुविधा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हान सेन ने कहा। वह कांसे की भट्टी अपने साथ ले गया और बिना कुछ कहे चला गया। हान सेन को जाते देख येलो क्लॉथ्स निराश हो गई। उसने मन ही मन कहा, इतनी छोटी सी बात पर चालाकी कर रहा है। वो खुद को कितना भी प्रतिभाशाली समझता हो, उसे ध्यान ही नहीं आया कि इस चालाकी से उसने क्या खो दिया। येलो क्लॉथ्स को यकीन था कि उसकी भावनाएं गलत नहीं थीं। हान सेन ने न तो कोई हरकत की थी और न ही कोई जेनुआट इस्तेमाल किया था। वह पूरी तरह से ठग था। उसने इतना बुरा असर डाला था कि येलो क्लॉथ्स अब उससे कोई वास्ता नहीं रखना चाहती थी। अति उच्च वर्ग के प्रत्येक सदस्य को अपने लिए एक रेशम कीट चुनने की अनुमति थी। उन्हें सावधानीपूर्वक चुनाव करना था और सर्वोत्तम में से सर्वोत्तम को चुनना था। डॉलर में जबरदस्त प्रतिभा थी, लेकिन उसके व्यवहार ने येलो क्लॉथ्स को निराश कर दिया था। वह उससे और बहस नहीं करना चाहती थी। उसमें हुनर तो है, लेकिन उसका व्यक्तित्व और दिल बहुत बुरा है। कितनी शर्म की बात है। सारी बात दिमाग से निकालकर येलो क्लॉथ्स भी जाने के लिए मुड़ी। पीले कपड़ों को वापस आते देख नन्ही तितली तुरंत दौड़कर बाहर आई। उसने आश्चर्य से पीले कपड़ों से पूछा, माँ, तुमने डॉलर को इतनी जल्दी जाने दिया? येलो क्लॉथ्स ने हान सेन के जाने का इंतजार कर रहे बाकी सभी लोगों को बुलाने में बहुत मेहनत की थी। इसीलिए वह डॉलर से अकेले ही मिल पाई थी। लेकिन डॉलर से मिलते ही येलो क्लॉथ्स जल्दी से वापस आ गई थी। लिटिल बटरफ्लाई ये देखकर हैरान रह गई। उसने सोचा था कि वह कम से कम 3-4 दिन पहले ही वापस आ जाएगी।
वह रेशम का कीड़ा नहीं है जिसकी मुझे आवश्यकता है, पीले कपड़े ने बड़बड़ाते हुए कहा। तुम एक बार और क्यों नहीं देख लेती? डॉलर बहुत ताकतवर है। वह अकेले ही गोल्ड आर्मर जनरल को हरा सकता था। मुझे नहीं लगता कि यू शांगक्सीन भी ऐसा कर सकता है। इस मौके को हाथ से जाने देना शर्म की बात होगी। छोटी तितली ने उसे समझाने की कोशिश की। येलो क्लॉथ्स ने एक कप चाय डाली, एक घूंट लिया और कहा, उसकी प्रतिभा और शक्ति प्रबल है, लेकिन जीनो ब्रह्मांड में ऐसे कई प्रतिभाशाली लोग रहते हैं। वे बस उस आदर्श सीमा तक नहीं पहुंच पाते। इसके अलावा डॉलर में एक बड़ी खामी है। वह किस प्रकार का दोष होगा? छोटी तितली ने जिज्ञासा से पूछा। उसका व्यक्तित्व खराब है। मुझे उसका दिमाग पसंद नहीं, येलो क्लॉथ्स ने अपना चाय का कप नीचे रखते हुए कहा। बिल्कुल नहीं। कितना समय हो गया है और तुम अभी से बता सकती हो कि उसका व्यक्तित्व खराब है? छोटी तितली ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। येलो क्लॉथ्स ने उसे हानसेन के साथ हुई घटना बताई और फिर लिटिल बटरफ्लाई ने सिर हिलाया और कहा, मेरी लेडी का अति उच्च ज्ञान कभी गलत नहीं होता, और इसका मतलब है कि डॉलर का व्यक्तित्व उतना अच्छा नहीं है। उसने तुम्हारे सामने झूठ बोलने की हिम्मत कैसे की? ऐसे व्यक्तित्व के साथ वह सचमुच तुम्हारा रेशम का कीड़ा नहीं हो सकता। लेकिन उसके पास प्रतिभा और शक्ति है। वह बलवान है। कोई बात नहीं, ऐसा इंसान आखिरी पड़ाव तक नहीं पहुंच पाएगा। ली कीर का रेशम का कीड़ा वही रेशम का कीड़ा होना चाहिए जो तितली बन सके। इसमें कोई कमी नहीं हो सकती, ली कीर ने कठोर स्वर में कहा। वो डॉलर तुम्हारे साथ छल क्यों कर रहा है? अगर उसे पता होता कि उस छोटी सी चाल की उसे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, तो शायद रो रोकर मर जाता। लिटिल बटरफ्लाई ने आह भरी। ज्यादातर लोग ऐसे ही बेवकूफ होते हैं। बहुत कम लोग बाकियों से सचमुच ऊपर उठ पाते हैं। आप उस पर कोई ऐतराज नहीं कर सकते। अगर हर कोई परफेक्ट होता तो वो आखिरी कदम इतना मुश्किल नहीं होता, ली कीर ने सहजता से कहा। वो ज्यादा प्रभावित नहीं हुई। तुम सही कह रही हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे मानक बहुत ऊंचे हैं। बाकी सभी राजकुमारों ने एक रेशम कीट चुन लिया है और सिर्फ तुम ही बचे हो। तुम कई प्रतिभाशाली लोगों से मिल चुके हो जो तुम्हें पसंद नहीं। तुम किस तरह के व्यक्ति को स्वीकार करोगे? छोटी तितली ली कीर के बारे में चिंतित थी। हालांकि ली कीर को कोई जल्दी नहीं थी। गलत रेशम कीट चुनने की बजाय मैं एक के बिना ही रहना पसंद करूंगा। अगर मुझे कोई उपयुक्त रेशम कीट नहीं मिला तो मैं उसके बिना ही रहना पसंद करूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर तुम नहीं चुनोगे तो तुम नेता बनने का मौका खो दोगे। ये सुनकर नन्ही तितली और भी चिंतित हो गई। मैं तो बस शिकायत कर रहा था, मेरा असल में यह मतलब नहीं था। मुझे किसी को तो चुनना ही होगा, वरना बाकी राजकुमारों के लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। मैं तो चुनूंगा ही, लेकिन मैं उसे चुनूंगा जो मुझे पसंद हो। ली कीर हंसा। छोटी तितली ने एक लंबी आह भरी और अपनी छाती पर हाथ फेरा। ओह, तुमने मुझे डरा दिया। ठीक है, अब आओ और मेरी मालिश कर दो। मैं अभी थोड़ा सा हिला हूं और मेरे कंधे अभी से दुखने लगे हैं। ली कीर ने चाय की एक और चुस्की ली। छोटी तितली ली कीर के पीछे गई। उसने ली कीर की मालिश करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसके हाथ हवा में ही रुक गए। उसने उसे छुआ नहीं, लेकिन सदमे से उसका मुंह खुला का खुला रह गया। मेरी औरत, तुम्हारी पीठ पर शब्द हैं। शब्द? कौन से शब्द? ली कीर चौंक गया। तुम हार गए। छोटी तितली ने धीरे धीरे ली कीर की पीठ पर लिखे शब्दों को पढ़ा। ली कीर का चेहरा लाल हो गया। उसने दांत पीसते हुए हाथ आगे बढ़ाया। उसने एक आईना मंगवाया ताकि वह अपनी पीठ देख सके। वहां उसे अपनी पीठ पर लिखे दो शब्द दिखाई दिए। वे लगभग मुट्ठी के आकार के थे। वहां एक विस्मयादिबोधक चिन्ह भी था। तुम्हारे महिला, आपकी पीठ पर ये दो शब्द क्यों लिखे हैं? छोटी तितली ने जिज्ञासा से पूछा। ली कीर ने अपने होंठ काटे, उसका चेहरा लाल हो गया। थोड़ी देर बाद वह जोर से हंसी, फिर अचानक अजीब तरह से गंभीर हो गई। डॉलर अच्छा है। वह अपनी हरकतों को मेरी अति उच्च समझ से छिपा सकता है। नन्ही तितली की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। उसने पूछा, डॉलर ने ये शब्द कैसे लिखे जबकि तुम्हें पता भी नहीं था? छोटी तितली को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये मुमकिन है। ली कीर की इंद्रियां बहुत तेज थीं। वो किसी देवता की तरह थी जो कुछ भी महसूस कर सकती थी। कोई उसकी पीठ पर शब्द कैसे लिख सकता है जबकि वो खुद इस बात से अनजान थी? मुझे राजा बने ज्यादा समय नहीं हुआ है। मेरी अति उच्च समझ अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुई है। यह कोई अजीब बात नहीं है कि मैं कभी कभार कुछ चूक जाता हूं, लेकिन कोई भी इतना साहसिक काम यूं ही नहीं कर सकता।
डॉलर ने ये सुनिश्चित किया कि मुझे बिल्कुल भी कुछ महसूस न हो, इसलिए उसने जो भी हुनर इस्तेमाल किया होगा, वह जरूर काफी मजबूत रहा होगा। मैंने उसे साफ तौर पर कम करके आंका था। ली कीर की खूबसूरत आंखें अजीब तरह से चमक उठी। मेरी महिला, अगर डॉलर इतना मजबूत है तो क्या आप उसे अपना रेशम का कीड़ा बनाना चाहती हैं? छोटी तितली ने पलकें झपकाईं। मैं उसे अभी तक ठीक से नहीं जानता। सिर्फ उसकी शक्ति के प्रदर्शन के आधार पर मैं उसे चुन नहीं सकता। और तो और, मैं उसे ढूंढ भी नहीं सकता। अगर मैं उसे अपना रेशम का कीड़ा भी बनाना चाहूं तो भी मैं उससे कैसे संपर्क कर पाऊंगा? ली कीर ने पलकें झपकाईं। हान सेन को नहीं पता था कि ली कीर क्या सोच रही थी, लेकिन उसे स्पष्ट रूप से उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। हान सेन उसकी पीठ पर उसकी जानकारी के बिना शब्द लिख पाया था, क्योंकि उसने अपने डोंगशुआन सूत्र का इस्तेमाल किया था। उसने उनके चारों ओर के सभी सार्वभौमिक कोगवील को बंद कर दिया था, जिससे वह बिना किसी की नजर में आए हिल सकता था। इसलिए ली कीर कुछ भी महसूस नहीं कर पा रही थी। जहां तक सार्वभौमिक कोगवील का सवाल था, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसे पता ही नहीं चला कि हान सेन ने उसकी पीठ पर कुछ लिखने के लिए समय निकाला था। इंद्रियों की शक्तियों के मामले में डोंगशुआन सूत्र अति उच्च इंद्रियों से किसी भी तरह कमतर नहीं था। ली कीर को डोंगशुआन सूत्र के बारे में पता नहीं था, और इसलिए वह प्रतियोगिता हार गई। अगर उसे जेनो कला के बारे में पता होता तो वह इतनी बुरी तरह नहीं हारती। कांसे की भट्टी आगे बढ़ते हुए चीखने की आवाजें निकाल रही थी। उस जीव की आग बढ़ती और घटती जा रही थी। उसके अंदर से सैकड़ों तलवारें निकल रही थीं। सभी अलग अलग आकार की थीं। ऐसा लग रहा था मानो उसने बहुत समय लगाकर मूल विदेशी जीवों को मार डाला हो और उनके विदेशी जीन लेकर तलवारें बनाए हो। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? हान सेन ने कांसे की भट्टी से पूछा। उसने कांसे की भट्टी से देवता रूपी विदेशी जीवों को ढूंढने को कहा था। वह उसे आधे दिन से खोज रही थी, लेकिन उन्हें अभी तक आसपास एक भी परछाई नहीं मिली थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, उनके आसपास का अंतरिक्ष शांत होता जा रहा था। आसपास कोई ग्रह या क्षुद्रग्रह भी नहीं था। चू चू, भट्टी से कुछ लपटें निकली। वे आकाश में मंडराते हुए स्टील का महल शब्द बना रहे थे। वह जगह क्या है? हान सेन ने पूछा। देवीकृत विदेशीजन्य कांस्य लोहार ने उन अग्नि शब्दों को और अधिक बोलते हुए कहा। जेनोजेनिक्स की बुद्धि काफी सीमित थी। वे खुद को अभिव्यक्त करने में कभी उतने अच्छे नहीं थे। हान सेन ज्यादा कुछ नहीं मांग सकते थे, लेकिन जब तक वे देवताकृत जेनोजेनिक्स के साथ कहीं जा रहे थे, तब तक सब ठीक था। वह किसी भी शक्ति से नहीं डरने वाले थे जिसका उन्हें सामना करना पड़ता। वह उड़ते हुए कांसे की भट्टी के पीछे पीछे गया। कुछ दिन उड़ने के बाद उन्हें अंतरिक्ष में एक महल लटका हुआ दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे किला धातु का बना हो और इसे कोगवील और मशीनों की मदद से बनाया गया हो। इसमें से दो विशाल निकास पाइप निकले हुए थे। कोगवील घूमते थे और उनमें से लगातार आग निकलती रहती थी। हान सेन को अंदर से एक जनरेटर की आवाज भी सुनाई दे रही थी, और वह मधुर स्वर में गुनगुना रहा था। वह विशालकाय चीज किसी विशाल स्टील के राक्षस जैसी थी। वह हवा में तैर रही थी, और उस पूरी यात्रा में हान सेन को एक भी विदेशी प्राणी का सामना नहीं करना पड़ा था। हान सेन को ये सब कुछ बहुत ही असामान्य लगा था। जैसे जैसे वे महल जैसी मशीन के पास पहुंचते गए, वह और भी अजीब लगने लगी। विशाल स्टील के कोगवील घूम रहे थे, और ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे कोई लोहार लोहार की दुकान में काम कर रहा हो। मशीन से आग की लपटें निकल रही थीं, मानो कोई कारखाना हो। कोर एरिया के जेनोजेनिक्स बहुत अजीब है। ये स्टील का महल जेनोजेनिक तो नहीं हो सकता, है ना? हान सेन चौंक गया। हान सेन जब ये सोच ही रहा था कि अचानक उसने देखा कि स्टील का वह दैत्य बुलडोजर की तरह आगे बढ़ रहा है। उसके दो एग्जॉस्ट पाइपों से आग की लपटें निकल रही थीं। चलता हुआ जनरेटर मानो तेज हो गया, और लयबद्ध धमाकों की आवाजें एक निरंतर ध्वनि में बदल गईं। रोबोट की भुजाओं पर तरह तरह के आकार के कोगवील पागलों की तरह घूम रहे थे। अगले ही पल महल का स्टील का दरवाजा खुल गया। आग की लपटें फूट पड़ी मानो कोई बड़ी भट्टी हो। स्टील के महल के अंदर से एक 10 मीटर ऊंचा स्टील का रोबोट प्रकट हुआ। बाहर निकलते हुए वह जेनोजेनिक बहुत मजबूत लग रहा था। जेनोजेनिक रोबोट बहुत ही जर्जर लग रहा था। इसकी तुलना उन आधुनिक एआई रोबोटों से नहीं की जा सकती थी जिनसे हान सेन परिचित थे। इसका डिजाइन प्राचीन यूरोप के शूरवीरों के कवच जैसा था। जैसे ही महल का दरवाजा खुला और भी ज्यादा आग उगलने लगी, और भी ज्यादा स्टील के रोबोट महल से बाहर निकलने लगे। ये खिलौनों के उत्पादन की लाइन जैसा था। हान सेन चौंक कर उभरते रोबोटों को घूरने लगा।
उसने आंखें चौड़ी करके कहा, राजा वर्ग का कोर जेनोजेनिक्स। ये स्टील का राक्षस महल राजा को कोर जेनोजेनिक्स बना सकता है। राजा वर्ग के कुछ जेनोजेनिक जीवों का सामना करना हान सेन के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, लेकिन एक ऐसा राक्षस ढूंढना जो उन्हें आसानी से पैदा कर सके। हान सेन ने पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था। पल भर में महल से निकले स्टील रोबोट अलग अलग टुकड़ियों में इकट्ठा हो गए। फिर वे सब हान सेन की ओर बढ़ गए। हान सेन अपने गोल्ड रोबोट जनरल की शक्ति आजमाना चाहता था। जब उसने उसे बुलाया तो गोल्ड आर्मर जनरल उसके चारों ओर प्रकट हो गया। हान सेन ने अपने दिमाग से सोने के रोबोट को उसी तरह नियंत्रित किया जैसे वह अपने शरीर को नियंत्रित करता था। उसने आरी जैसी सोने की बड़ी तलवार उठाई। ब्लेड के दांतेदार पहिए घूम गए और आरी का ब्लेड भी घूमने लगा। यह एक विशाल चेनसो जैसा था। कच्चा। हान सेन ने तलवार घुमाई और चेनसो की तलवार की रोशनी ने रोबोटों को दो टुकड़ों में काट डाला। उनमें से कोई भी उसकी तलवार की ताकत का विरोध नहीं कर सका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यह एक शानदार लड़ाई है। हान सेन उत्साह से हंसा। वह अपना ब्लेड घुमाता रहा, रोबोटों को ऐसे काटता रहा जैसे सब्जियां काट रहा हो। वह उन स्टील रोबोटों के एक पूरे समूह को मारने में कामयाब रहा। जेनोजेनिक राजा का शिकार, स्टील कवच। जेनोजेनिक जीन पाया गया। हान सेन ने घोषणा को बार बार सुना, लेकिन किसी पशु आत्मा का कोई उल्लेख नहीं था। क्या ये वाकई किंग क्लास के जेनोजेनिक्स हैं? क्या ये सिर्फ महल में रहते हैं या इन्हें वहीं बनाया गया है? हान सेन ने उस अजीबोगरीब स्टील के महल को देखा और सोच में डूब गया। स्टील आर्मर्स का पहला समूह मारा जा चुका था। महल का राक्षस गुस्से में दिख रहा था। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर महल के हर दरवाजे को खोल दिया और कई और स्टील आर्मर्स उड़कर बाहर आ गए। कम से कम 100 तो जरूर होंगे और भी आने वाले थे। अपने गोल्ड रोबोट जनरल से लड़ते हुए हान सेन भीड़ों के बारे में घुसे भेड़िए जैसा था। उसकी तलवारों की रोशनी जहां भी जाती, उसके दुश्मन टुकड़े टुकड़े हो जाते। किंग क्लास के स्टील आर्मर उसके सबसे कमजोर वार का भी सामना नहीं कर पाते थे। जेनोजेनिक राजा का शिकार, स्टील कवच। जेनोजेनिक जीन मिला। स्टील कवच से जानवर की आत्मा प्राप्त हुई। 100 स्टील आर्मर्स को मारने के बाद हान सेन ने अंततः एक जानवर आत्मा अर्जित की। हालांकि स्टील का किला अब थका हुआ लग रहा था। उसकी गति धीमी हो गई थी और उसके दरवाजों से उतने स्टील के कवच नहीं निकल रहे थे। वह लंबी दौड़ के बाद हौंफता हुआ जानवर लग रहा था। कुल मिलाकर 200 से भी कम स्टील आर्मर थे। आज से पहले हान सेन के लिए इतने सारे स्टील आर्मर ढूंढना और उन्हें खत्म करना मुश्किल होता। लेकिन गोल्ड रोबोट जनरल ने उन्हें मक्खन में गर्म चाकू की तरह खंगाला। उसने कुछ ही पलों में उनमें से आखिरी को भी खत्म कर दिया। जब हान सेन स्टील के महल की ओर मुड़ा, तो उसके आसपास का स्थान कंपन से कांप उठा, मानो किसी ब्रह्मांडीय भूकंप से हिल रहा हो। उस अजीब स्टील के महल के पीछे अंतरिक्ष में एक दरार खुल गई और राक्षस उस दरार में घुसकर गायब हो गया। हान सेन हैरान रह गया। कांसे की भट्टी खुशी खुशी स्टील आर्मर्स के शरीरों को चबा रही थी और उन्हें अपने भट्टी जैसे पेट में डाल रही थी। लेकिन भट्टी छोटी होने के कारण 8 स्टील आर्मर खाने के बाद वह और अधिक नहीं खा सकती थी। वह देवताकृत विदेशी कहाँ है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? हान सेन ने कांस्य भट्टी से पूछा। कांसे की भट्टी भाप के इंजन की तरह सीटी बजा रही थी और भी आग उगल रही थी। आग शब्दों में बदल गई और वे बोले, क्या यह अभी भाग नहीं गई? वह स्टील का किला एक देवता रूपी विदेशी था। हान सेन आश्चर्य से बुदबुदाया। फिर उसने पूछा, क्या मैं उसे अब भी ढूंढ सकता हूं? वह देखना चाहता था कि स्टील के महल से और क्या क्या निकल सकता है, इसीलिए उसने उसमें घुसने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन अब जब वह भाग चुका था, तो हान सेन को अपने इस कदम पर पछतावा होने लगा था। नहीं मिल रहा है, कांसे की भट्टी ने थूकते हुए कहा। हान सेन ने कंधे उचका दिए। वह मुड़ा और टूटे हुए स्टील आर्मर में उनके जेनोजेनिक जीन ढूंढने लगा। हर एक के दिल में एक स्टील का कोगाविल था। ये उनके जेनोजेनिक जीन थे। हान सेन लोहार की भट्टी की तरह उनके पूरे शरीर को निगलने वाला नहीं था। उसने मूल जेनोजेनिक जीन्स को खोदकर डेस्टिनीज टावर के अंदर रख दिया। हान सेन ने गोल्ड रोबोट जनरल बीस्ट सोल को दूर रख दिया। अब उसे इसकी जरूरत नहीं थी। हान सेन अभी भी अपने मूल विदेशी जीन इकट्ठा कर रहा था कि तभी उसने किसी को आते देखा। उसने अपना सिर उठाया। वह फिर से वही पीले कपड़ों वाली औरत थी। ली कीर कांसे की भट्टी की उपस्थिति के पीछे छोड़े गए निशान का पीछा कर रही थी। उसे यह जानकर बहुत धक्का लगा था कि उसकी अति उच्च इंद्रिय हान सेन का निशान नहीं पकड़ पा रही थी।
उसे ढूंढने की उसकी एकमात्र उम्मीद कांसे की भट्टी की बची हुई उपस्थिति का पीछा करना था। जैसे ही हान सेन नजर आया, ली कीर ने भी अंतरिक्ष के उस क्षेत्र में बिखरे स्टील के कवच देखे। वह एक पल के लिए रुककर उस दृश्य को देखती रही, स्तब्ध। उसने उन स्टील आर्मर्स को पहचान लिया जो वे थे। वह जानती थी कि स्टील आर्मर्स एक स्टील के महल से आए थे जो मूल रूप से एक देवताकृत विदेशी प्राणी था। हालांकि वह केवल स्टील आर्मर्स के शरीर ही देख पा रही थी। उसे स्टील का महल कहीं दिखाई नहीं दिया। उसने अनुमान लगाया कि स्टील का महल शायद हान सेन से भाग गया होगा। यह एहसास आश्चर्यजनक था। गोल्ड आर्मर जनरल के साथ लड़ाई के दौरान हान सेन का मुख्य हमला ड्रैगन वन के दिव्य खजाने ड्रैगन टैटूटूथ डैगर से हुआ था। ली कीर यह बात समझ गया था। उस समय ली कीर को हान सेन की आक्रमण शक्ति पर शक था। लेकिन अब हान सेन ने अकेले ही स्टील के किले को भगा दिया था। अब उसे उसकी क्षमताओं पर विश्वास करने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। एक राजा देवताओं से लड़ सकता है। हालांकि मुख्य क्षेत्र के देवताकृत विदेशी जीव कमजोर हैं, नकली देवताओं के समान, फिर भी डॉलर जो परिणाम प्राप्त कर रहा है वह लगभग अविश्वसनीय है। इसके अलावा वह किसी तरह मेरी अति उच्च इंद्रिय के प्रभाव में आ सकता है। यह मानव डॉलर कहां से आया है? पिछले 1000 सालों में तो चरम राजा के पास भी इतना प्रतिभाशाली कोई नहीं था, ली कीर ने मन ही मन सोचा। बिना किसी हिचकिचाहट के वह सीधे हान सेन के पास गई। लेडी क्लॉथ्स, तुम्हारा यहां आना कितना बड़ा संयोग है। हान सेन ने अनिच्छा से उसका अभिवादन किया, लेकिन जैसे ही वह पास आए, उसने फिर भी उसका अभिवादन स्वीकार कर लिया। यह कोई संयोग नहीं है। मैं तुम्हें ढूंढने आया हूं, ली कीर ने कहा। तुम मुझे ढूंढ रहे थे। तुम मुझे फिर से ब्रॉन्ज कोर ट्राइपॉड को मारने के लिए तो नहीं कह रहे हो? हान सेन ने भौहें चढ़ाईं। उसे ऐसा करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, और अगर ली कीर ने अपना वादा नहीं निभाया तो वह उसे अनदेखा ही कर देगा। ली कीर ने सिर हिलाया। मैंने वो शब्द देखे जो तुमने मेरी पीठ पर लिखे थे। मैंने उन्हें देखा और मैं ये स्वीकार करती हूं कि मैं हार गई। मैं सचमुच तुमसे हार गई। हान सेन हैरान रह गया। उसने ली कीर के रवैये में इतना बदलाव आने की उम्मीद नहीं की थी। अचानक से उससे बात करना इतना परेशान करने वाला नहीं रहा। आपको ऐसी बातें कहने की जरूरत नहीं है, मेरी महिला, हान सेन ने कहा। क्यों न हम एक दूसरे को थोड़ा और जान लें? चलो फिर से कोशिश करते हैं। मेरा नाम ली कीर है। ली कीर ने अपना हाथ बढ़ाया और मुस्कुराए। डॉलर, हान सेन ने उससे हाथ मिलाया। मैंने तुम्हारे बारे में थोड़ा बहुत सुना है। अगर हो सके तो मैं तुम्हें अपने साथ कांसे के तिपाई पर काम करने के लिए काम पर रख सकती हूँ। ली कीर के हाथ नीचे करने के बाद वह फिर मुस्कुराए। मुझे डर है कि मैं तुम्हें निराश कर दूंगा। मुझे कुछ जरूरी काम करना है। ली कीर अच्छी थी या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। हान सेन को उसके साथ सफर करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी योजना देवता रूपी विदेशी जीवों को मारने की थी, उसे प्राथमिकता दे दी गई। हालांकि ली कीर निराश नहीं हुई। उन्होंने धीरे से कहा, अभी मना मत करो। पहले सुन लो कि मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ। हान सेन ने सोचा कि वह कोई विदेशी जीन या कुछ और पेश करेगी। ये कुछ खास नहीं हो सकता था, लेकिन चूंकि वह विनम्र थी और दुश्मन नहीं थी, हान सेन उसे अपनी बात कहने देने को तैयार हो गया। ली कीर ने आंखें घुमाई। वह आगे बढ़कर स्टील आर्मर्स के शवों के ऊपर खड़ी हो गई। अगर मैं इस स्थिति को सही समझ रही हूं, तो तुमने अभी अभी स्टील आर्मर्स के एक समूह को मार गिराया है और स्टील के महल को भगा दिया है ना? हान सेन ने ली कीर की तरफ देखा। उसने उसके सारांश की न तो पुष्टि की और न ही खंडन। हालांकि उसकी खामोशी अपने आप में एक पुष्टि थी। ली कीर की आंखें चमक उठी। उसे पहले ही अंदाजा हो गया था कि क्या हुआ है, लेकिन अब उसके अनुमान की पुष्टि हो गई थी। उसे सुखद आश्चर्य हुआ। कोर एरिया का स्टील का किला किसी देवता के लिए बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन राजा वर्ग के तौर पर आपने उसे भगा दिया है। इस ब्रह्मांड में बहुत कम लोग ऐसा कर सकते हैं। डॉलर का नाम वाकई बहुत भारी है, ली कीर ने उसकी तारीफ करते हुए कहा। तुम क्या कहना चाह रहे हो? हान सेन ने भौहें चढ़ाईं। उसे गुस्सा आ रहा था। वह कोई बच्चा नहीं था जिसने दुनिया कभी देखी ही न हो। वह सिर्फ इस बात पर घमंडी नहीं होने वाला था कि यह महिला उसकी तारीफ कर रही है। उसे अंदाजा था कि ली कीर की तारीफ बस उसका समय बर्बाद कर रही थी। आपके पास कोर देवताकृत जेनोजेनिक्स को मारने की शक्ति है, लेकिन वास्तव में उन्हें मार गिराना उन्हें लड़ाई में हराने जितना आसान नहीं है। ज्यादातर देवताकृत जेनोजेनिक्स आपके द्वारा अंतिम प्रहार करने के लिए एक जगह पर नहीं टिकेंगे।
स्टील के महल की तरह एक बार जब वे भागने का फैसला कर लेते हैं तो उन्हें ढूंढना मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं उन्हें ढूंढ सकता हूँ। अगर आप मुझे कोर कांस्य तिपाई खोजने में मदद करें तो मैं आपको आपके द्वारा खोजे जा रहे देवताकृत जेनोजेनिक्स को ढूंढने में मदद कर सकता हूँ, लीकीर ने आंख मारते हुए कहा। हान सेन और लीकीर अंतरिक्ष में साथ साथ उड़े, लेकिन कांसे की भट्टी उनसे कुछ दूरी पर थी। फिर भी वह लीकीर के पास आने को तैयार नहीं थी। अगर लीकीर नेतृत्व करने को तैयार होती तो हान सेन के पास उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं होता। अगर वह देवताकृत विदेशी जीव खोज पाती तो हान सेन को कांसे के तिपाई को नष्ट करने में उसकी मदद करने में कोई आपत्ति नहीं होती। हान सेन को अभी भी लीकीर का व्यक्तित्व पसंद नहीं था, इसलिए वह उससे ज्यादा बात नहीं करता था। लेकिन लीकीर होशियार और बातूनी थी और हान सेन को पता चला कि उसमें हास्य की भावना भी है। पहली मुलाकात में उसने जिस तरह का व्यवहार किया था, उसे देखते हुए उसके व्यक्तित्व को सुधारना उसके लिए मुश्किल था। हान सेन को नहीं पता था कि उसका रवैया वास्तव में बदल गया था। जब वे पहली बार मिले थे, लीकीर ने हान सेन को ऐसे देखा था मानो वह उससे कहीं ज्यादा श्रेष्ठ हो। यह ऐसा था जैसे कोई इंसान गाय से बात कर रहा हो। आमतौर पर इंसान गाय से बात करने की जहमत नहीं उठाते, क्योंकि इतनी कम बुद्धि वाले प्राणी से बात करने का कोई मतलब नहीं होता। वे बस गाय को सिखाते थे कि उसे क्या करना है। लेकिन उस शर्त के बाद से लीकीर को एहसास हो गया था कि हान सेन कोई मामूली इंसान नहीं था। वह उसके बराबर था, या शायद कुछ मायनों में उससे भी ज्यादा ताकतवर। लीकीर अब हान सेन को कोई मूर्ख प्राणी नहीं समझ सकती थी। लेकिन लीकीर की शुरुआती धारणाओं के लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। पूरे ब्रह्मांड में भावनाओं से युक्त सभी प्राणियों ने अपनी प्रजाति के बाहर के अन्य प्राणियों के बारे में भी ऐसी ही धारणाएं बनाई। यहां तक कि इंसानों ने भी। कुछ समय पहले ही मैंने एक देवताकृत जेनोजेनिक देखा था। यह एक भेड़िया देवता है। मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि कोर क्षेत्र के ज्यादातर देवताकृत जेनोजेनिकों की तुलना में यह ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। लीकीर आगे की ओर उड़ती रही और हान सेन को देवताकृत जेनोजेनिक के बारे में जानकारी देती रही। जैसे ही वह बोल रही थी, लीकीर सोच रही थी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं। कोर एरिया के ज्यादातर देवताकृत जेनोजेनेसिस की तुलना में भेड़िया देवता वास्तव में उतना शक्तिशाली नहीं है। इसे मध्यम निम्न माना जा सकता है। लेकिन इसमें एक भेड़िया देवता क्षेत्र जरूर है। वह क्षेत्र न केवल भेड़ियों के झुंड को बुलाता है, बल्कि भेड़िया देवता के क्लोनों को भी बुलाता है। भेड़िया देवता के क्लोनों का एक पूरा झुंड बुलाया जाएगा, और वे भेड़िया देवता से ज्यादा कमजोर नहीं है। देखते हैं आप ऐसे प्रतिद्वंद्वी से कैसे निपटते हैं। लीकीर हान सेन को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा नहीं कर रही थी, बल्कि ये देखने के लिए कि वह खतरे में खुद को कैसे संभालता है। जब वह मुसीबत में पड़ता तो वह झपट्टा मारकर उसकी मदद करती। वह उसे बचाती और साथ ही अपने हुनर से उसे प्रभावित भी करती। फिर हान सेन उसकी बात मानने को ज्यादा तैयार हो जाता। इस तरह वह उसे अपने रेशम के कीड़े की तरह अपना सकती थी। लीकीर के पीछे पीछे हान सेन एक ग्रह की ओर उड़ चला। लीकीर ने एक पहाड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, मैंने उस पहाड़ पर भेड़िए के देवता को देखा। मैं उससे लड़ने के लिए बहुत कमजोर हूं, इसलिए मैं वहां बिल्कुल नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो फिर यही रुको। अगर कोई देवताकृत विदेशी है तो मैं कोर कांस्य तिपाई को खत्म करने में तुम्हारी मदद करूंगा, चाहे मैं उस देवताकृत को मार पाऊं या नहीं, हान सेन ने कहा। मैं आपकी खुशखबरी का इंतजार करूंगा, लीकीर ने मुस्कुराते हुए कहा। हान सेन ने सिर हिलाया और पहाड़ की ओर उड़ चला। हान सेन के अनुरोध पर कांसे की भट्टी वहीं रह गई। वह उसी पहाड़ की ओर नहीं जा रही थी जहां वह जा रहा था। लीकीर की आंखें चमक उठीं। वह पहाड़ से बहुत दूर थी, लेकिन वह वहां बिखरे फूलों और जंगलों को देख सकती थी। लीकीर की इंद्रियों ने तुरंत उस पहाड़ पर भेड़िया देवता को पहचान लिया। वह आम भेड़ियों से अलग था। भेड़िया देवता अकेला रहता था और उसका शरीर ज्यादा बड़ा नहीं था। वह एक आम भेड़िए से बमुश्किल ही बड़ा था। भेड़िए का रंग धूसर था और उसके बालों पर एक काली रेखा थी, लेकिन उसका फर साधारण नहीं था। वह किसी अजीब धातु से बना था। धातु का फर चिकना था और इससे उस जीव की गतिशीलता पर कोई असर नहीं पड़ा। लीकीर के देखते ही देखते हान सेन ने भेड़िए के देवता को तुरंत ढूंढ लिया। भेड़िया देवता बहुत ही क्षेत्रीय था और हान सेन ने अभी घाटी में कदम ही रखा था कि भेड़िया देवता प्रकट हो गया। उसके बाल सीधे हो गए और उसकी हरी भेड़िए जैसी आंखें हान सेन पर टिक गईं। भिन भिनाओ। भेड़िया देवता झुककर आगे की ओर छलांग लगाने लगा, लेकिन फिर वह गायब हो गया।
हान सेन को ठीक से देखने से पहले ही भेड़िया उसकी नजरों से ओझल हो गया। उसकी आंखें भेड़िया देवता की गति का मुकाबला नहीं कर पा रही थी। बिना किसी हिचकिचाहट के हान सेन ने अपने महादेव आत्मिक शरीर का इस्तेमाल किया। हालांकि हान सेन अजेय था, भेड़िया देवता का दूसरा शरीर उस पर झपटा। लेकिन भेड़िया देवता की छलांग हान सेन पर गिरने के बजाय उसे उसके आगे ले गई। वह पलटा और बिना दोबारा हमला किए हान सेन की तरफ देखने लगा। हान सेन ने अभी अभी सुपर गॉड स्पिरिट बॉडी खोली थी, लेकिन उसने देखा कि उसकी सुपर गॉड स्पिरिट पावर पहले ही कम होने लगी थी। हालांकि वान एयर सो रही थी, सुपर गॉड स्पिरिट बॉडी पर उसका असर अभी भी गहरा था। ली कीर ने आदमी और भेड़िए के बीच लड़ाई देखने और फिर एक नाजुक मौके पर हान सेन को बचाने की योजना बनाई। लेकिन लड़ाई शुरू होते ही हान सेन भाग गया। जैसे ही हान सेन ग्रह से दूर उड़ रहा था, वह देख सकती थी कि उसने भागने में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। उसे जरा भी संकोच नहीं हुआ, न ही उसने सोचा कि वह किस दिशा में जा रहा है। ली कीर उसे ऐसा करते देख स्तब्ध रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे हान सेन को बचाने के लिए झपट्टा मारना चाहिए या नहीं। हालांकि यही नतीजा था जो वह चाहती थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा होगा। वह भेड़िए के देवता से लड़ाई करके डॉलर की असली ताकत देखने की योजना बना रही थी। अब भी उसके हाथ खाली थे और हान सेन भाग रहा था। ली कीर बहुत उलझन में था। हान सेन के पास भेड़िए के देवता को हराने का कोई रास्ता नहीं था, और वह जीव हवा में उछला और अपने दांतों से हान सेन के शरीर को फाड़ डाला। वेदना। हान सेन का शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया था, लेकिन वह चांद का एक हमशक्ल ही था। असली हान सेन अंतरिक्ष में दूर दिखाई दिया और वह अभी भी भाग रहा था। वह बस ये पुष्टि करना चाहता था कि ग्रह पर एक देवताकृत जेनोजेनिक मौजूद है। उसने स्वर्ण कवच जनरल को बुलाकर भेड़िया देवता को उसके सामने हराने की योजना नहीं बनाई थी। लेकिन भेड़िया देवता बहुत आक्रामक प्राणी था और वह हान सेन का पीछा करता रहा। हालांकि वह गोल्ड आर्मर जनरल जितना शक्तिशाली नहीं था, फिर भी हान सेन के लिए उससे लड़ना मुश्किल था। भेड़िया देवता से बचने के लिए वह अपनी चंद्र प्रत्ययों का इस्तेमाल करता रहा। हान सेन ने देखा कि कोर क्षेत्र के देवीकृत जेनोजेनिक्स में कुछ खामियां थीं। कुछ मायनों में वे देवीकृत हो सकते थे, लेकिन कुछ मायनों में वे वास्तविक देवीकृत जेनोजेनिक्स से कहीं ज्यादा खराब थे। जैसे कि गोल्ड आर्मर जनरल, हालांकि उसकी रक्षा और तलवार की रोशनी देव श्रेणी की थी, फिर भी उसकी गति पूरी तरह से राजा श्रेणी की थी। वह राजा की तरह लड़ता भी था। इस प्राणी में वह नियंत्रण और प्रतिभा नहीं थी जिसकी हान सेन एक सच्चे देव श्रेणी से अपेक्षा करता। और हालांकि इस भेड़िया देवता की गति तो देवता जैसी थी, लेकिन उसका निर्णय और कौशल उसके बराबर नहीं था। उसका आक्रमण कौशल कमजोर था, लगभग एक औसत राजा जितना ही। इसलिए हान सेन देख सकता था कि भेड़िया एक साधारण देवता से कहीं कमजोर था। कोई आश्चर्य नहीं कि मुख्य क्षेत्र के देवत्व को नकली देवत्व कहा जाता है। उन सभी में खामियां हैं। मैं उन्हें सचमुच देवत्व के स्तर पर नहीं देख सकता, हान सेन ने मन ही मन सोचा। ली कीर जिस महायुद्ध को देखने की उम्मीद कर रहा था, वह जल्द ही एक भूखे भेड़िए द्वारा भागते हुए इंसान का पीछा करने में बदल गया। हान सेन ने अपने दुश्मन से बचने के लिए अपने क्लोन और चालों का इस्तेमाल किया। उसकी चाल ढाल अद्भुत थी और भेड़िया देवता भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सका। लेकिन ली कीर यही नहीं चाहता था। ली कीर ने हान सेन की मदद न करने का फैसला किया, क्योंकि वह अभी किसी गंभीर खतरे में नहीं था। हालांकि उसे देखते हुए उसने अपनी भौहें जरूर उठाईं। आखिर इस आदमी को क्या हो गया है? एक पल में ये भगवान जैसा ताकतवर क्यों है, और अगले ही पल ये कमजोर सा व्यवहार करने लगता है? ली कीर समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या कर रहा है, और उसने देखा कि भेड़िया देवता कितना परेशान दिखने लगा था। उसने ऊपर देखा और आकाश की ओर गरजा। उसका शरीर धुंधला हो गया, फिर एक धुंध में फट गया। उस धुंध से भेड़िया देवता की कई कार्बन प्रतियां तेजी से बाहर निकल आईं। एक पल में एक दर्जन अन्य भेड़िया देवता अपने पूरे क्रोधी वैभव के साथ प्रकट हुए। वे आकाश में, जमीन पर, हान सेन के आगे और पीछे थे। उन्होंने उसे घेर लिया, हर तरफ से उसके भागने का रास्ता रोक दिया। हम शक्ल नहीं, इन क्लोनों में असली भेड़िए की कम से कम 80% शक्ति होनी चाहिए। हान सेन ने भेड़िया देवताओं की ओर प्रभावित होकर देखा। हान सेन के मून डोपेलगैंगर कौशल में ऐसी शक्ति थी जो ठोस आकार ले सकती थी, और उससे ज्यादा कुछ नहीं। वह इस कौशल का इस्तेमाल लड़ने के लिए नहीं कर सकता था। लेकिन इस भेड़िया देवता के हमशक्ल अलग थे। हर एक प्रतिरूप अपना अलग प्राणी था, और हर एक में लगभग इतनी शक्ति थी कि वह मूल भेड़िया देवता को टक्कर दे सके। हर एक अपनी मर्जी से चल भी सकता था।
ये पहली बार था जब हान सेन ने इस तरह की डोपेलगैंगर प्रतिभा देखी थी। इससे पहले कि हान सेन अपने विचारों को व्यवस्थित कर पाता, दोनों हमशक्ल उस पर टूट पड़े। सबके सब बहुत तेज थे। वे भेड़िया देवता से बस जरा से ही धीमे थे। हान सेन ने अपनी डोंगशुआन चाल का भरपूर इस्तेमाल किया। उसने अपनी संरचना, त्वरित निर्णय और चाल ढाल का भरपूर इस्तेमाल किया। उसकी सभी बचाव क्षमताएं पूरी तरह से कारगर साबित हो रही थी। भेड़िया देवता के हमशक्लों के तमाम हमलों के बीच हान सेन एक नाचती हुई तितली की तरह था। भेड़िया देवता के दर्जन भर हमशक्ल अपने दुश्मन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। वे हान सेन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। भेड़िया देवता द्वारा अपने हमशक्लों को बाहर लाने के बाद ली कीर सोच में पड़ गई कि क्या उसे हान सेन की मदद करनी चाहिए। आखिरकार उसने वो लड़ाई नहीं देखी थी जिसकी उसे चाहत और उम्मीद थी। अगर वो अभी मदद करती है तो शायद वो उस पर एहसान ही करेगी। लेकिन जब ली कीर ने हान सेन को अपने हुनर से उन सभी दुश्मनों को चकमा देते देखा तो वह स्तब्ध रह गई। हान सेन की हरकतें लगभग सहज लग रही थी क्योंकि वह अपने दुश्मनों को नाक से पकड़कर इधर उधर घुमा रहा था। कैसे? ये कैसे संभव है? क्या यह अति उच्च इंद्रिय का आकाश और अस्तित्व का संयोजन नहीं है? असंभव। किसी दूसरी जाति के पास अति उच्च के कौशल कैसे हो सकते हैं? और किसी और के पास आकाश और अस्तित्व का संयोजन कैसे हो सकता है? वह इसे इतनी चरम सीमा तक कैसे ले जा सकता है? ली कीर का चेहरा भाव शून्य था। वह हान सेन को भेड़ियों के झुंड के बीच नाचते हुए देख रही थी, लेकिन उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। नहीं, ये वेरी हाई का आकाश और अस्तित्व का संयोजन नहीं है, बल्कि कुछ कुछ वैसा ही है। ये लगभग एक ही चीज है, लेकिन अलग है। यह आकाश की पाठहीन पुस्तक जैसा है, लेकिन उससे भी अलग है। ये बहुत अजीब है। ये किस तरह की जीनोकला है? क्या कोई प्राचीन, डरावना, मरे हुए प्राणी ने वेरी हाई सेंस जैसी जीनोकला बनाई है? ली कीर का चेहरा बार बार बदल रहा था। वह बहुत उलझन में लग रही थी। उसने तेजी से सोचा, लेकिन उससे किसी भी ऐसी जीनोकला का नाम नहीं सूझा जो अति उच्च इंद्रिय से जरा भी मिलती जुलती हो। आकाश की पाठहीन पुस्तक के अलावा, वह भी। हालांकि अन्य जातियों की भी ऐसी ही जीनोकलाएं थीं, लेकिन वे केवल ऊपरी तौर पर अति उच्च इंद्रिय की याद दिलाती थीं। हान सेन जिन क्षमताओं का इस्तेमाल कर रहा था, वे बिल्कुल भी कमजोर या सती नहीं थी। ली कीर देख सकता था कि उसकी चाल और क्षमताएं डॉलर जितनी अच्छी नहीं थी। क्या हो रहा है? क्या डॉलर परम उच्च में से एक है? या वह आकाश में से एक है? जहां तक मुझे पता है, इस पीढ़ी में आकाश ने केवल लोन बैम्बू को ही पाठ्यविहीन पुस्तक सिखाई थी। यू शानशिन ने पाठ्यविहीन पुस्तक का अभ्यास किया, लेकिन वह इसे अच्छी तरह से नहीं सीख पाया। उसने अपना रास्ता खुद बनाया। डॉलर उन दोनों में से एक नहीं हो सकता। और इसके अलावा, जब डॉलर जेनो बीइंग स्क्रॉल में था, तो उसने लोन बैम्बू के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इसलिए वे एक ही व्यक्ति नहीं हो सकते। ली कीर बहुत उलझन में थी। उसे जो कुछ भी दिखाई दे रहा था, वह समझ नहीं आ रहा था। ली कीर अगर दिमाग फटने तक सोचती रही होती, तो भी उसे कभी अंदाजा नहीं होता कि हान सेन की जीनो कलाएं किसी बिल्कुल अलग ब्रह्मांड की उपज थी। वह जो देख रही थी, वह मानव जुवानमेन द्वारा कई पीढ़ियों के शोध के बाद बनाए गए कौशल थे। हालांकि डोंगशुआन सूत्र अति उच्च भाव नहीं था, फिर भी कुछ तत्व उन्हें काफी समान बनाते थे। दोनों के क्रियान्वयन में समानता थी, हालांकि उन्हें अलग अलग दिशाओं में विकसित किया गया था। सतह के नीचे, दोनों कौशल बहुत अलग अलग तरीके से काम करते थे। इसके अलावा, हर कौशल का इस्तेमाल कई अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है। ये बताना मुश्किल होगा कि कौन सा कौशल ज्यादा मजबूत है और कौन सा कमजोर। वेरी हाई सेंस कई उच्च कुलीन वर्ग के शोध का परिणाम था। ये जीनो ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ जीनो कला थी, और यह बहुत लंबे समय से थी। डोंगशुआन सूत्र भी मंदिरों में सर्वश्रेष्ठ था। हालांकि मंदिरों के बाहर इसका विकास पूर्ण नहीं था। इसे पूर्ण होने से पहले और अधिक अभ्यास की आवश्यकता थी। अति उच्च ज्ञान की तुलना में डोंगशुआन सूत्र अपनी प्रारंभिक शिक्षा के दौरान एक आदर्श जीनो कला जैसा था। जब तक डोंगशुआन सूत्र पूरा नहीं हो जाता, कोई नहीं बता सकता था कि वही या अति उच्च इंद्रिय ज्यादा शक्तिशाली है। हालांकि अभी एक ही बात पक्की थी, ली कीर हान सेन से कमजोर था। ली कीर हान सेन को देखती रही, उसका चेहरा बदलता रहा। काफी देर तक उसकी नजर उसके चेहरे से हटी ही नहीं। उसने सोचा था कि जब हान सेन खतरे में होगा तो वह उसे बचा लेगी, लेकिन अब यह जरूरी नहीं लग रहा था। हान सेन ने स्काई और बीम कॉम्बिनेशन जैसा एक हुनर पूरी तरह सीख लिया था। भेड़िया देवता के हमशक्ल इतने खतरनाक नहीं थे कि उसकी जान जोखिम में डाल सके।
ली कीर का इसमें हिस्सा लेना बेकार होगा। लेकिन इससे ली कीर और भी उत्सुक हो गई। उसकी खूबसूरत आंखें पहले से कहीं ज्यादा चमक रही थी। डॉलर कौन है? वह कौन सी जीनो आर्ट इस्तेमाल कर रहा है? हान सेन भेड़िया देवता के हमशक्लों से लड़ रहा था और अवलोकन के दौरान उसने एक दिलचस्प बात देखी। भेड़िया देवता द्वारा हमशक्लों का इस्तेमाल करने के बाद, हालांकि हमशक्लों की शक्ति मूल भेड़िया देवता के समान थी, फिर भी उनमें भेड़िया देवता की शक्ति का 100% हिस्सा नहीं था। क्या इसका मतलब यह है कि भेड़िया देवता के हमशक्ल होने के हुनर उसके असली रूप से अलग है? क्या वे सिर्फ हमशक्लों से ज्यादा कुछ है? हान सेन खुश हुआ। भेड़िया देवता के प्रतिरूप बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन हान सेन के लिए खतरा होने के कारण वे उतने खतरनाक नहीं थे जितना कि भेड़िया देवता अपनी सारी शक्ति एक शरीर में केंद्रित कर लेता है। हान सेन को ग्रुप लड़ाइयों से सबसे कम डर लगता था। इसके अलावा डुंग शुआन कवच हान सेन को असीम ऊर्जा प्रदान करता था। उसे शक्ति संरक्षण की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। चाहे उसके हमशक्ल कितनी भी बार उसे घेरने की कोशिश करें, वे हान सेन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। यह अफसोस की बात है कि मेरे पास ड्रैगन टैटू डैगर नहीं है, वरना शायद मुझे भेड़िया देवता को मारने के लिए गोल्ड आर्मर जनरल की भी जरूरत नहीं पड़ती। हान सेन ने थंडर गॉड स्पाइक का इस्तेमाल नहीं किया। अगर वह उस हथियार से वार भी करता तो भेड़िया देवता के हमशक्लों को ही लकवा मार पाता। वह स्पाइक का इस्तेमाल भेड़िया देवता के शरीर को तोड़ने के लिए नहीं कर सकता था। थंडर गॉड स्पाइक और ड्रैगन टैटू डैगर देवताकृत खजाने थे। एक वज्र तत्व था, जबकि दूसरा विनाशकारी शक्तियों पर केंद्रित था। इसलिए थंडर गॉड स्पाइक भेड़िया देवता के शरीर को तोड़े बिना उसे पंगु बना सकता था। ड्रैगन टैटू डैगर के पास देवताकृत जेनोजेनिक्स के शरीर को तोड़ने का मौका था। हालांकि इसमें उन्हें पंगु बनाने की शक्ति नहीं थी। ये कहना नामुमकिन था कि दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर था। उनके इस्तेमाल अलग अलग थे। लेकिन अब हान सेन को ड्रैगन के दांत की विनाशकारी शक्ति की ज्यादा जरूरत थी। हान सेन भेड़िया देवता के हमशक्लों से लड़ रहा था कि अचानक उसे अपने आसपास की जगह हिलती हुई महसूस हुई। वह चौंक गया। उसने हमला करने की तैयारी की, लेकिन तभी उसने देखा कि ली कीर प्रकट हो गया था। मेरे साथ आओ। ली कीर ने हान सेन का हाथ पकड़ लिया। उसका शरीर झटका खाकर दूर चला गया और हान सेन को अपने साथ ले गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि लेडी ली गैलेक्सी टेलीपोर्टेशन नाम की जीनो आर्ट जानती है। हान सेन ने चारों ओर देखा। उसने देखा कि अब वह भेड़िया देवता के ग्रह से बहुत दूर था। यहां तक कि कांसे की भट्टी भी साथ ले आई थी। वह चौंक गया। हान सेन को हमेशा से गैलेक्सी टेलीपोर्टेशन सीखने में रुचि थी, लेकिन उन्होंने इसे सीखने के लिए कभी समय नहीं निकाला था। उसकी अज्ञानता सिर्फ गैलेक्सी टेलीपोर्टेशन तक ही सीमित नहीं थी। उसने किसी भी तरह के टेलीपोर्टेशन के बारे में बहुत कम सीखा था। इस क्षेत्र में उसकी प्रतिभा को इस्तेमाल करने के लिए तैयार होने में बहुत समय लगा, और उसने सही टेलीपोर्टेशन सीखने के लिए समय ही नहीं निकाला था। यही वजह थी कि उसे अभी तक गैलेक्सी टेलीपोर्टेशन नहीं आया था। इसलिए ली कीर द्वारा गैलेक्सी टेलीपोर्टेशन के आकस्मिक उपयोग को देखकर हान सेन को कुछ ईर्ष्या हुई। ये तो बस एक आसान तरकीब है। अगर तुम इसे सीखना चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। ली कीर ने हान सेन की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। हान सेन ने अपनी भौहें उठाई, फिर ली कीर से पूछा, तुम्हें मुझसे क्या करवाना है? हान सेन ने नहीं सोचा था कि ली कीर उसे गैलेक्सी टेलीपोर्टेशन जैसा कौशल मुफ्त में सिखाएगा। इसके अलावा हान सेन को यह भी यकीन नहीं था कि उसमें इसे सीखने की क्षमता है भी या नहीं। जो लोग गैलेक्सी टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल कर सकते थे, वे आमतौर पर इस हुनर के साथ पैदा होते थे। ये हुनर सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। ये तो बस एक छोटी सी तरकीब है। अगर तुम इसे सीखना चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन गैलेक्सी टेलीपोर्टेशन के लिए प्रतिभा और शक्ति की जरूरत होती है। मुझे नहीं पता कि तुम में इसे सीखने लायक क्षमता है या नहीं। ली कीर मुस्कुराया। हाँ बिल्कुल, मैं इसे सीख सकता हूँ, हान सेन ने जल्दी से कहा। मुफ्त में गैलेक्सी टेलीपोर्टेशन सीखने का मौका हान सेन ठुकराने वाला नहीं था। चाहे वह सीख पाए या नहीं, वह कोशिश तो करने ही वाला था। तो फिर चलते चलते बात करते हैं। अगर तुम्हें गैलेक्सी टेलीपोर्टेशन सीखना है तो पहले टेलीपोर्ट सीखना होगा। अगर तुम टेलीपोर्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो गैलेक्सी टेलीपोर्टेशन का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ली कीर ने आंख मारी। ली कीर ने हान सेन से झूठ नहीं बोला। जब उसने हान सेन को टेलीपोर्ट के बारे में सिखाया तो उसने उन्हें मुख्य कांस्य तिपाई की ओर लगातार निर्देशित किया।
ब्रेक स्पेस फ्लैश इस्तेमाल करने के दौरान हान सेन टेलीपोर्ट के बारे में एक दो बातें सीख चुका था। उसे बुनियादी बातें पता थी, लेकिन ली कीर उसे असल में कई तरह के टेलीपोर्ट सिखा रहा था। उसे पहले इसके साथ तालमेल बिठाने के लिए थोड़ा समय चाहिए था। लेकिन हान सेन फिर भी जो कुछ वह उसे सिखा रही थी, उसे बहुत जल्दी सीख गया। उसने जो तकनीकें सिखाई, वे ब्रेक स्पेस फ्लैश से काफी अलग थी। कोई देरी नहीं थी, उसे बस सोचना था, और वह टेलीपोर्ट हो जाता था। ये टेलीपोर्टेशन की असली ताकत है, हान सेन ने आह भरी। लेकिन हान सेन ने अभी अभी इन नई तकनीकों का अध्ययन शुरू ही किया था, इसलिए उसकी टेलीपोर्टेशन की दूरी सीमित थी। उसकी सटीकता भी कमजोर थी। वह केवल 500 मीटर की दूरी तक ही सटीक टेलीपोर्ट कर सकता था। जब ली कीर ने देखा कि हान सेन कितनी तेजी से टेलीपोर्टेशन सीख रहा है, तो वह बिल्कुल अचंभित रह गई। हालांकि उसने अपने चेहरे पर इस आश्चर्य को जाहिर नहीं होने दिया। ली कीर हान सेन को सिर्फ साधारण टेलीपोर्ट नहीं सिखा रही थी। उसने उसे वेरी हाई का एक हुनर सिखाने का फैसला किया था, जिसे गॉड्स वांडर कहते हैं। ये वेरी हाई सेंस का हिस्सा था। भले ही उनके पास अंतरिक्ष की शक्तियां हों, लेकिन टेलीपोर्ट सीख चुके प्राणी वेरी हाई सेंस का अभ्यास किए बिना गॉड्स वांडर नहीं सीख सकते थे। साधारण टेलीपोर्ट कौशल में देरी होती थी। बस सवाल ये था कि ये देरी कितनी देर की थी। कुछ देरी इतनी कम होती थी कि उन्हें बिल्कुल भी महसूस नहीं किया जा सकता था। इस मामले में बुनियादी टेलीपोर्ट बेहद उन्नत गॉड्स वांडर जैसा ही था। लेकिन टेलीपोर्ट सबसे कमजोर कौशल था। उसके बाद गैलेक्सी टेलीपोर्टेशन आया, और आखिर में गॉड्स वांडर था। गॉड्स वांडर के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद आप एक छोटे से विचार से पूरे सिस्टम में यात्रा कर सकते थे। सामान्य गैलेक्सी टेलीपोर्टेशन से यह संभव नहीं था। जितना दूर जाना होता, तैयारी में उतना ही ज्यादा समय लगता। ली कीर ने हान सेन को ईश्वर की भटकन सिखाई। वह हान सेन की जीनोकला और उसकी अति उच्च इंद्रिय की समानता की पुष्टि करना चाहती थी। जब उसने पुष्टि की कि हान सेन गॉड्स वांडर जैसी चीज इतनी आसानी से सीख सकता है, तो कई बातें सामने आईं। यह आश्चर्य की बात थी कि उसने ये हुनर ली कीर की तुलना में कितनी तेजी से सीखा, जब वह बचपन में थी। ली कीर बहुत हैरान हुई। ये कैसा इंसान है? यह अति उच्च इंद्रिय जैसी जीनोकला का इस्तेमाल कर सकता है। क्या किसी ने हमारी अति उच्च इंद्रिय चुरा ली है? बिल्कुल नहीं। अति उच्च शरीर के बिना आप अति उच्च इंद्रिय नहीं सीख सकते। केवल आकाश ही इसके एक अंश की प्रतिकृति बना सकता है, और इसी तरह उन्होंने पाठविहीन पुस्तक की रचना की। ली कीर आश्चर्य से भर गया। लेकिन उसे नहीं लगता था कि हान सेन ने अति उच्च ज्ञान या पाठहीन पुस्तक का अभ्यास किया होगा। अगर उसके पास इनमें से कोई एक होता, तो उसे पहले ही टेलीपोर्ट करना आ जाता। वह परमप्रधान जैसा नहीं हो सकता, और वह आकाश का भी नहीं लगता। मानव, वह किस जाति का है? ली कीर की जिज्ञासा उसे पागल कर रही थी। अगर मैं डॉलर को अपना रेशम कीट बना सकूं, एक ऐसा रेशम कीट जो अति उच्च ज्ञान सीख सकता है, तो क्या होगा? मेरी जाति के पूरे इतिहास में ऐसा रेशम कीट कभी नहीं हुआ। उसके लिए तितली बनना आसान होगा। ली कीर इतनी उत्साहित थी कि वह सोचती रही, मुझे आश्चर्य है कि मेरी जाति के लोग क्या सोचेंगे जब वे मुझे इस तरह रेशम कीट के साथ देखेंगे। हान सेन के टेलीपोर्ट सीखने के बाद, ली कीर ने उसे गैलेक्सी टेलीपोर्टेशन के बारे में कुछ सिखाया। उसने गॉड्स वांडर वाला हिस्सा छोड़ दिया। हान सेन का मानना था कि ली कीर का टेलीपोर्टेशन कौशल गैलेक्सी टेलीपोर्टेशन डोंगक्सुआन सूत्र से काफी मिलता जुलता था। टेलीपोर्ट करते समय डोंगक्सुआन सूत्र और गैलेक्सी टेलीपोर्टेशन का एक साथ इस्तेमाल करने से यह प्रक्रिया काफी आसान हो गई। लेकिन गैलेक्सी टेलीपोर्टेशन को कितनी जल्दी सीखा जा सकता था, इसकी एक सीमा थी। इससे पहले कि हान सेन इसे पूरी तरह सीख पाते, वे कांसे के तिपाई वाले घर पहुंच गए। ली कीर के साथ जाने से हान सेन को बहुत फायदा हुआ था, इसलिए वह कांसे की तिपाई से उसकी मदद करने में देर नहीं लगा रहा था। वह कांसे की भट्टी को अपने साथ ले गया और आगे बढ़ा। अर्ध देवीभूत कांसे की तिपाई मजबूत थी, लेकिन वह हान सेन और उसकी कांसे की भट्टी के हमलों का सामना नहीं कर सकी। हान सेन के हमला शुरू करने के कुछ ही देर बाद, उसने उस जीव को मार डाला और उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। हान सेन ने ली कीर को कांसे ट्राइपॉड कोर जीन सौंपने के बाद पूछा, क्या एक ही पर्याप्त है, या आपको और चाहिए? एक ही काफी है। हालांकि ये तो बस एक गौण पदार्थ है। प्राथमिक पदार्थ एक मूल देवताकृत जेनोजेनिक का मूल जीन है। मैं ऐसी चीज का पता नहीं लगा सकता। ली कीर ने आह भरी। हान सेन कुछ नहीं बोला। उसने 2 जेनोकलाएं सीखी थी, टेलीपोर्ट और गैलेक्सी टेलीपोर्टेशन, लेकिन किसी और के लिए एक देवताकृत जेनोजेनिक का शिकार करने के बारे में सोचने के लिए ये काफी नहीं थी।
ली कीर ने आगे कहा, टेलीपोर्ट और गैलेक्सी टेलीपोर्टेशन तो आपने सीख लिया, लेकिन एक और हिस्सा बाकी है। लेकिन मुझे पहले एक देवताकृत जेनोजेनिक की तलाश करनी होगी। मेरे पास आपको सिखाने का समय नहीं है। हान सेन की आंखें चमक उठी। क्या गैलेक्सी टेलीपोर्टेशन का कोई और हिस्सा है जो मैं सीख सकता हूँ? ली कीर ने हान सेन की तरफ देखा और हंस दिया। हान सेन समझ गया कि उसकी बात क्या कह रही है, इसलिए उसने कहा, अगर मैं उस देवता रूपी विदेशी प्राणी को मारने में तुम्हारी मदद करूं, तो क्या तुम मुझे आखिरी हिस्सा सिखा सकते हो? हान सेन ने ली कीर को एक देवता रूपी जेनोजेनिक को मारने में मदद करने का वादा किया था, लेकिन ली कीर को नहीं पता था कि जिस जेनोजेनिक की उसे जरूरत थी, वह असल में कहाँ रहता है। उसे बस इतना पता था कि वह किस सिस्टम में है। हान सेन को उसके साथ उस सिस्टम में जाना था। लेकिन इस बार ली कीर ने हान सेन को पहले गॉड्स वंडर सिखाने की पेशकश नहीं की। वह हान सेन द्वारा उस देवता रूपी विदेशी प्राणी को मार डालने तक इंतजार करने वाली थी, उसके बाद ही उसे अंतिम भाग देने वाली थी। लगता है टेलीपोर्ट और गैलेक्सी टेलीपोर्टेशन तो बस एक अग्रिम भुगतान था। हान सेन इस बात से नाराज नहीं था। ऐसा नहीं था कि वह और ली कीर परिवार थे, इसलिए ये सामान्य बात थी। अगर ली कीर ने उसे बिना किसी लाभ के ये हुनर सिखाए होते, तो उसे पता ही नहीं होता कि वह एहसान कैसे चुकाएगा। रास्ते में वह ली कीर से बातें कर रहा था, और उसे यह जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि ली कीर ज्यादातर जेनो कलाओं के बारे में अच्छी तरह जानती थी। दरअसल, उसने कई ऐसी कलाओं के बारे में बताया जिनके बारे में हान सेन ने सुना भी नहीं था। टू वर्ल्ड माउंटेन वाली महिला के अलावा, हान सेन को ली कीर जितना होशियार कोई नहीं पता था। हान सेन खुद जीनो आर्ट्स में बहुत अच्छे थे। उन्होंने इनका बहुत अध्ययन किया था, लेकिन उन्होंने कभी अपनी पूरी ऊर्जा इन अध्ययनों में नहीं लगाई थी। उन्होंने जीनो आर्ट्स पर शोध करने के बजाय उनके अभ्यास पर ज्यादा ध्यान दिया। ली कीर के ज्ञान और उसके राजा वर्ग होने के कारण उसे स्काई पैलेस में प्रसिद्ध होना चाहिए। मैंने उसका नाम पहले क्यों नहीं सुना? हान सेन ने सोचा। ली कीर द्वारा बताई गई प्रणाली का दौरा करने के बाद उन्होंने पूरे 2 दिन तक देवताकृत जेनोजेनिक्स की खोज की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। हालांकि वे 1 दर्जन किंग कोर जेनोजेनिक्स को मारने में कामयाब रहे। ये प्रणाली बहुत बड़ी थी। अगर वे हर ग्रह की खोज करें, तो भी काफी समय लगेगा। सौभाग्य से, हान सेन ने टेलीपोर्ट और गैलेक्सी टेलीपोर्टेशन का अध्ययन जारी रखा था, और इस सिस्टम की खोज अभ्यास करने का एक बेहतरीन मौका था। हान सेन जहां भी जाना चाहता था, वहां टेलीपोर्ट कर लेता था। उसे इसमें महारत हासिल हो रही थी। वह तेजी से सीखता था। वे दोनों और भट्टी जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे थे कि अचानक उन्होंने लोगों के एक समूह को अपनी ओर आते देखा। हान सेन ने गौर से देखा, तो उसने देखा कि वे दिया रॉबर, ड्रैगन वन और कुछ और लोग थे। इस समय, हान सेन उन्हें पुराना दोस्त समझ रहा था। उसे उम्मीद थी कि दिया रॉबर उसे ढूंढने आएगी। हालांकि, उसे उम्मीद नहीं थी कि दिया रॉबर उसे ढूंढने में इतना समय लेगी। भाई डॉलर, क्या तुम्हारे पास थोड़ा खाली समय है कि तुम मुझे एक मूल देवता बने हुए विदेशी प्राणी को मारने में मदद कर सको? हम कीमत पर बात कर सकते हैं। डाय रॉबर डॉलर के व्यक्तित्व को अच्छी तरह जानता था, इसलिए उसने ज्यादा बात नहीं घुमाई। उसने तुरंत अपनी असली मांग पूरी कर दी। मेरे पास समय तो है, लेकिन मैंने अभी अभी इस लेडी ली के साथ एक सौदा किया है। मुझे एक विदेशी को मारने में उसकी मदद भी करनी है, हान सेन ने ली कीर की ओर सिर हिलाते हुए कहा। दिया रॉबर और ड्रैगन वन ने ली कीर को देखा। वे उसे नहीं जानते थे। वह भी स्काई में से एक थी, इसलिए एक बार देखने के बाद उन्होंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दिया रॉबर खुश दिखी और उन्होंने कहा, कोई बात नहीं। क्या मैं अगली बार के लिए आपकी बुकिंग कर सकता हूँ? जरूर, लेकिन इस समय मेरे पास जेनोजेनिक जीन्स की कमी नहीं है। अगर आप मेरी मदद चाहते हैं, तो मुझे इनाम के तौर पर एक जीनो आर्ट चाहिए। लेडी ली मुझे जीनो आर्ट से पुरस्कृत कर रही है, और इसीलिए मैं उनकी मदद कर रहा हूँ, हान सेन ने समझाया। जीनो आर्ट? आपको कौन सी जीनो आर्ट चाहिए? दिया रॉबर हैरान थी। मैंने सुना है कि तुम्हारी जाति में एक जीनो आर्ट है जिसे बिग डिस्ट्रॉइड कहते हैं। मुझे इसके बारे में जो बताया गया है, उसके अनुसार यह मुझे काफी दिलचस्प लगता है, हान सेन ने कहा। क्या कोई और जीनो कला है जो मैं तुम्हें दे सकूं? बिग डिस्ट्रॉइड की एक गुप्त जीनो कला है। हम इसे बाहरी लोगों को नहीं सिखाते। इसके अलावा, डिस्ट्रॉइड के शरीर और प्रतिभा के बिना, बिग डिस्ट्रॉइड सीखना असंभव है। अगर मैं तुम्हें ये कला दे भी दूं, तो भी यह काम नहीं करेगी। अगर तुम्हें जीनो कला में रुचि है, तो मैं तुम्हें एक और जीनो कला दे सकती हूँ जो बिग डिस्ट्रॉइड के स्तर की है, दिया रॉबर ने प्रस्ताव दिया। हान सेन ने सिर हिलाया, दृढ़ निश्चय के साथ। फिलहाल, मुझे सिर्फ बिग डिस्ट्रॉइड में ही दिलचस्पी है।
जरा सोचो भाई डाको, उसके पास पहले से ही अभ्यास करने के लिए बहुत सारी जीनो कलाएं थी। उसके पास और जीनो कलाएं सीखने का समय नहीं था जिनकी उसे पहले से जरूरत नहीं थी। वह सिर्फ बिग डिस्ट्रॉइड चाहता था ताकि वह उसे कंज्यूम की जगह इस्तेमाल कर सके। इस तरह वह चीजों को तेजी से अवशोषित कर सकता था। हम यात्रा के दौरान इस बारे में और बात कर सकते हैं। आप किस तरह के देवता रूपी विदेशी प्राणी की तलाश में हैं? अगर आप इस विचार से सहमत नहीं हैं, तो हम आपके काम में आपकी मदद कर सकते हैं। दिया रोबा मुस्कुराए। लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, हान सेन ने कहा। भाई डॉलर का अनुसरण करने की अनुमति मिलना ही मेरे लिए पर्याप्त भुगतान है। दिया रोबा मुस्कुराए। अगर कोई उन्हें मुफ्त में मदद करने की पेशकश कर रहा था, तो हान सेन के पास उसे मना करने का कोई कारण नहीं था। इसलिए वह डाया रोबा और बाकियों को साथ ले आया। हान सेन पहले भी उनकी शक्तियों को देख चुका था और वह जानता था कि वे किसी देवता रूपी विदेशी प्राणी की तलाश में काम आ सकती है। हान सेन ने दिया रोबर और अन्य लोगों को उस अज्ञात प्राणी के बारे में बताया जिसे ली कीर मारना चाहता था, और पूछा कि क्या उन्होंने उसे पहले ही देख लिया है। ली कीर सीस्काई का शिकार कर रही है। जब ड्रैगन वन और डाया रोबर ने उस देवताकृत जेनोजेनिक का नाम सुना तो वे चौंक गए। ली कीर मुस्कुराया। मैं इतना ताकतवर नहीं हूं, इसलिए मैंने डॉलर से मदद मांगी। डाया रोबर ने आह भरते हुए कहा, सीस्काई को कोर क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली देवताकृत जेनोजेनिक्स में से एक माना जाता है। वह गोल्ड आर्मर जनरल से कमजोर नहीं है। कई जातियों ने इससे लड़ने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी इसे नुकसान नहीं पहुंचा पाया है। डिया रोबर ने हान सेन को स्थिति समझाने की कोशिश करते हुए हिचकिचाहट भरे अंदाज में बात की। अगर वह ली कीर के सामने नहीं खड़ा होता, तो वह हान सेन को नौकरी न लेने के लिए कहता। सागर आकाश नेत्र राजाओं और अर्ध देवताओं के लिए बहुत विनाशकारी था। यह स्वर्ण कवच सेनापति से भी ज्यादा डरावना था। लेकिन डाया रोबर स्काई को नाराज नहीं कर सकता था, इसलिए उसने हान सेन को अप्रत्यक्ष रूप से बताने की कोशिश की। सी स्काई एक डरावना प्राणी था। हान सेन ने सिर हिलाया। मैंने सुना है कि इस सिस्टम में कहीं सी स्काई दिखाई देती है। क्या तुम्हें पता है कि वह कहां मिल सकती है? ली कीर ने बताया था कि सीस्काई बहुत डरावनी है, लेकिन हान सेन को गैलेक्सी टेलीपोर्टेशन का आखिरी हिस्सा चाहिए था। इसलिए वह भागने का इरादा नहीं बना रहा था। भले ही वह इससे निपट न सके, वह हमेशा मयूर राजा की आत्मा की पोशाक और गोल्ड रोबोट जनरल का उपयोग कर सकता है। यह तय करना मुश्किल है। सीस्काई इस सिस्टम के आसपास मंडराता रहता है, लेकिन इसका कोई घोंसला नहीं है। और कभी कभी यह इस सिस्टम से बाहर भी निकल जाता है। इसका सामना करना पूरी तरह से किस्मत पर निर्भर करता है, ड्रैगन वन ने कहा। ड्रैगन वन और डाया रोबर को नहीं पता था कि सीस्काई कहां मिलेगी। हान सेन इस बारे में कुछ नहीं कर सकता था। उसके लिए बस यही विकल्प था कि वह अपनी किस्मत आजमाता रहे और सीस्काई से मिलने की उम्मीद करता रहे। मुझे पता है कि सीस्काई को ढूंढना मुश्किल होगा। अगर तुम लोगों को डॉलर की जरूरत है, तो मैं उससे पहले तुम्हें उधार दे सकती हूं। मुझे कोई जल्दी नहीं है। ली कीर के साथ घुलना मिलना आसान लग रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुनकर डाया रोबर खुश तो हुआ, लेकिन फिर उसके चेहरे पर थोड़ी कड़वाहट आ गई। उसने कहा, भाई डॉलर, बिग डिस्ट्रॉइड के अलावा क्या कोई और जेनो आर्ट नहीं है जो तुम सीखना चाहोगे? मुझे सिर्फ एक जीनो आर्ट में दिलचस्पी है। बाकी किसी में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। हान सेन का जवाब बहुत दृढ़ था। ऐसे में क्या आप मुझे कुछ समय दे सकते हैं? मैं अपने लोगों से बात करूंगा। डियर रोबर अलविदा कहने के बाद मुख्य क्षेत्र से चला गया। उम्मीद है अब मैं बिग डिस्ट्रॉइड पा सकूंगा, हान सेन ने मन ही मन सोचा। उसके पास इतने सारे जेनोजेनिक जीन बचे थे, और अपनी मौजूदा गति से वह दिन में सिर्फ 3 ही खा सकता था।